कल हम लोग ये पेपर कर रहे थे और कितने क्वेश्चंस तक किया था बताएं, कितने क्वेश्चंस तक किया हुआ था मैम? बीपीएससी पीजीटी के लिए कौन सा बैच? बेटा सफलता बैच नया लॉन्च हुआ है अभी, तो आप सफलता बैच 4 के लिए ज्वाइन करिए, ठीक है। सफलता बैच आपका, सफलता बैच बीपीएससी एस्टेट एंड सफलता बैच आपका बिहार 4.0, तो ये दोनों नए बैच हैं। अभी हमारा जुलाई में आई थिंक 28 जुलाई को लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये नया बैच है फाइनली। एंड एनसीईआरटी तो अभी 1 तारीख से आपका चल रहा है, फाइनली कंटिन्यू है बिल्कुल से, ठीक बच्चे। चलो 20 क्वेश्चन, बिल्कुल भाई, यस। तो हम लोग क्वेश्चन 20 तक कर चुके थे, उसके आगे करना है, यस। चलो भाई आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यस, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिए थे, सारे के सारे प्रयास देख लिए थे, ठीक है। आगे करना है, हम लोगों को देखना है पुरातन ग्रीक दार्शनिक कौन थे जिन्होंने रेटोरिक पुस्तक लिखी थी, जिसमें सार्वजनिक संभाषण में प्रतिपादिता यानी परसुएशन की भूमिका पर चर्चा की थी। आपको बताना है, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या जाएगा। चलो मेरे बच्चे, प्रीति चौधरी कह रही मैम एनसीईआरटी का डेमो दे, ठीक है डेमो दे देंगे, फिर वेट कर लो थोड़ा सा, ठीक है। अभी ये जो चल रहा है इसको चल देते हैं, कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो भाई ओके बच्चे, शुरू किया जाए। आंसर करो भाई, बहुत अच्छा। मोस्टली बच्चे हमारे बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मोस्टली बच्चे हमारे बी की तरफ जा रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है, पुरातन दार्शनिक, नाम से ही पता चलता है भैया पुरातन दार्शनिक इकलौते यही थे, ठीक है, सबसे चर्चित व्यक्ति। पुरातन ग्रीक दार्शनिक कौन थे जिन्होंने रिटोरिक पुस्तक लिखी थी? कौन सी रिटोरिक पुस्तक लिखी थी जिसमें सार्वजनिक संभाषण में प्रतिपादिता की भूमिका पर चर्चा की थी? क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी पुस्तक जिसमें सार्वजनिक संभाषण प्रतिपादन की भूमिका पर चर्चा की गई है, वो पुस्तक कौन सी है? ठीक है, तो वो पुस्तक कौन सी है मेरे बच्चे? रिटोरिक, ठीक है, वो पुस्तक आपको ध्यान देना है। यहाँ पर उस पुस्तक का भी नाम रखेंगे कि रिटोरिक। क्वेश्चन से क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं। और उस पुस्तक को लिखा किसने है? अरस्तु ने, ठीक है ना, अरस्तु। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए अगला करेंगे मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी ग्रामीण उत्थान के लिए है? बताओ बच्चे, ग्रामीण उत्थान के लिए है। यस, चलिए तो भाई ग्रामीण उत्थान के लिए कौन सी योजना है? SSY या फिर MGNIEGA जिसे हम कहते हैं मनरेगा, ठीक है, यहां पर ये मनरेगा होगा, ठीक है, MN, ठीक है, ये आगे पीछे हो गया, ये जी यहाँ आएगा, ये आएगा, तो ये मनरेगा हो जाएगा। उसके बाद PMGSY, ठीक है, PMGSY एंड उसके बाद DDUGKY या फिर कह रहा है ICDS। तो किसके लिए कह रहा है मेरे बच्चे? ग्रामीण उत्थान की इसने बात किया है। बताओ फटाफट, सारे बच्चे बताएंगे क्या जाने वाला है राइट आंसर, फटाफट बताएंगे क्या जाने वाला है आंसर। आंसर करो फटाफट, बहुत बढ़िया। मोस्टली बच्चे बिल्कुल भाई आंसर करो, फटाफट आंसर करो, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे बी की तरफ जा रहे हैं, कुछ बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं भाई।
मिसलेनियस सारे बच्चे जा रहे हैं। चलिए, तो देखिए ये जो आपका SSY है, ये सुकन्या समृद्धि योजना है। पढ़ाया था अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले, वो भी यूट्यूब में पढ़ाया था, ठीक है ना। सुकन्या समृद्धि योजना है ये, सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना स्पेशल किसके लिए? महिलाओं के हितकारी क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने आपको NCERT में भी पढ़ाया हुआ है सुकन्या समृद्धि योजना। वहां पर भी मैंने बताया था कि महिलाओं को ये जब हम बढ़ रहे थे आजीविका में कि महिलाओं को उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी, तो वहां पर हमने ये सभी योजना, उनमें से हम लोगों ने सुकन्या पढ़ी थी, कस्तूरबा गांधी पढ़े थे, ठीक है ना, और उद्यमिता महिलाओं को देखा था वहां पर। तो ये सारी यानी महिलाओं में उद्यमिता किस तरह से बढ़ावा दिया गया जिससे महिलाएं आगे जाएं, ठीक। तो ये सब चीजें हमने पढ़ा हुआ था, बहुत बढ़िया। यस, अब आगे क्या देखेंगे, यहाँ पर बचता है मनरेगा, जिसे मनरेगा से नरेगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद PMGSY एंड उसके बाद आपको कौन सा आता है, DDUKGY। जबकि ICDS जो है ये पोषण के क्षेत्र में चलाई जाने वाली योजना है, ठीक है, पोषण के क्षेत्र में चलाई जाने वाली है। ये भी महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। लक्षित समूह, अभी आपको मैंने कल ही थोड़ा सा वहाँ शॉर्टकट में आपको बताया हुआ था NCERT क्लास में, अगर आपको याद आ रहा हो कि लक्षित समूह में 0 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाएं एंड उसके बाद दूध पिलाने वाली माताएं एंड गर्भवती माताएं, ठीक है। तो ये हमारे लक्षित समूह रखे गए हैं। आंसर क्या जाएगा, दूसरा, तीसरा एंड चौथा कौन सा है, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, राइट बच्चे। अगला करेंगे, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन जाने वाला है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, परियोजना के कार्यान्वयन में एक आंतरिक बाधा है। परियोजना के कार्यान्वयन में एक आंतरिक बाधा है, बताइए भाई। चलिए आंसर करेंगे मेरे बच्चे कि परियोजना के कार्यान्वयन में एक आंतरिक बाधा है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुपयुक्त संभाव्यता रिपोर्ट, या फिर सरकारी नीति, या फिर कह रहा है वित्तीय संस्थाओं द्वारा वांछित दस्तावेज, या फिर मेरे बच्चे कह रहे हैं लाइसेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो जब बात करेंगे किसके लिए, परियोजना के कार्यान्वयन में एक आंतरिक बाधा, तो बच्चा आंसर क्या जाएगा? यस, तो आंसर क्या जाएगा बोलेंगे मैम? उपयुक्त संभाव्यता रिपोर्ट। क्या जाएगा? उपयुक्त संभाव्यता रिपोर्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 23 का मेरे बच्चे क्या जाने वाला है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से कौन से दाग को हटाने के लिए स्टार्च पेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है स्टार्च पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है आयोडीन, दूसरा कह रहा है स्याही एंड तीसरा कह रहा है जंग, और चौथा कह रहा है मेरे बच्चे घास। आंसर करना है, आपको बताना है क्या राइट आंसर जाने वाला है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या जाएगा? यस, तो कौन से दाग को हटाने के लिए स्टार्च पेस्ट का प्रयोग किया जाता है? किस दाग को हटाने के लिए बताएं। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या जाएगा? बी कह रहे हैं मैम, इंक का प्रयोग किया जाता है। बी, इंक के दाग को हटाने के लिए तो हम लोग कच्चे दूध का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, याद है आपको? यस, तो आंसर क्या जाएगा? आयोडीन, यानी नमक का दाग हटाने के लिए हम स्टार्च पेस्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जितने बच्चे ए की तरफ जा रहे थे दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक बच्चों। अगला करेंगे, नेक्स्ट क्या जाने वाला है? बहुत पीछे है भाई, इसीलिए तो आप सबका कॉमेंट्स नहीं आ रहा। अगला करेंगे, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा मॉडल इस बात पर बल देता है कि उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास एवं औद्योगिकीकरण द्वारा आधुनिकता को प्राप्त किया जा सकता है?
आंसर बताना है आपको, क्या जाने वाला है राइट आंसर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से विकास का कौन सा मॉडल इस बात पर बल देता है कि उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास एवं औद्योगिकीकरण द्वारा आधुनिकता को प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है विकास का नया पैराडाइम, या फिर दूसरा कह रहा है परस्पर निर्भर विकास मॉडल, एंड तीसरा कह रहा है विकास का प्रभावी पैराडाइम, या फिर चौथा कह रहा है मूलभूत आवश्यकता का विकास का मॉडल। आंसर करेंगे, बताएंगे सारे बच्चे क्या जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25। कुछ बच्चे ए की तरफ जा रहे हैं एंड कुछ बच्चे हमारे सी की तरफ जा रहे हैं। बच्चों देखेंगे तो कह रहे कौन सा मॉडल इस बात पर बल देता है कि उत्पादकता, ठीक है, उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण द्वारा आधुनिकता को प्राप्त किया जा सकता है। तो देखेंगे जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं तो वहां पर अगर हम देखें विकास का नया पैराडाइम, ये पर देखिए नया होगा लेकिन अगर बहुत अच्छा नहीं होगा तो उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना मेरे बच्चे। परस्पर निर्भर विकास मॉडल, क्या सिर्फ और सिर्फ परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होंगे तो क्या ये नया विकास का मॉडल कारगर हो सकता है क्या? इतना ज्यादा बोलेंगे नहीं। सबसे अच्छा होगा मैम कि विकास का प्रभावी पैराडाइम मॉडल। एनीवे हम कुछ भी करें, कुल मिला के वो इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, तब लोगों का उस पर इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो बोलेंगे मैम आंसर क्या जाने वाला है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 25 का मेरे बच्चे क्या जाएगा, बोलेंगे मैम सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से कह रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। प्रदूषण फैलाने वाले एजेंट हैं और दूसरी तरफ वर्ग लिखा हुआ है, आपको फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम को मैच करना है, ठीक है। चलो भाई यस, क्वेश्चंस आपको पूरा सीन हो रहा है, बताएं मेरे बच्चे क्वेश्चन क्या पूरा का पूरा आपको सीन हो रहा है, चलिए बताएं। यस बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आंसर करें। देखिए एक तरफ कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, एस्बेस्टोस, कवक। इधर देख लेते हैं, वाष्पशील कार्बनिक रसायन, श्वसनीय कण एंड रेडियो परमाणु, एंड उसके बाद दहन जनित उत्पादन, एंड पांचवा कह रहा है बायोलॉजिक्स एंड बायो एरोसेल। आंसर बताना है मेरे बच्चे, फटाफट बताना है आपको आंसर क्या जाने वाला है राइट आंसर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे उत्पन्न होगा, तो मेरे बच्चे हमने आपको अभी पढ़ाया हुआ था पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। वहां पर हमने आपको बताया था कि जब भी कोई भी वाहनों से जो धुआं यानी वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल होता है, जो कि बेहद खतरनाक होता है, बेहद घातक होता है। तो मेरे बच्चे दहन जनित उत्पाद होते हैं। कैसे? दहन जनित यानी जलने वाले जो पदार्थ हैं उनसे जो उत्पाद गैस होगी वो क्या होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यानी ए इज रिलेटेड टू फोर्थ, ठीक। एंड उसके बाद हम बात करेंगे बेंजीन। तो मेरे बच्चे बेंजीन क्या है, हम लोग आपको पढ़ाते रहते हैं, अक्सर बोलते रहते हैं ईथर, बेंजीन, पेट्रोलियम, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, बोलेंगे मैम ये वाष्पशील कार्बनिक रसायन होते हैं, ठीक है ना, जो कैसे होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ज्वलनशील कौन सा है, तो बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम ये सारे के सारे ज्वलनशील होते हैं। इनका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जब हम कपड़े पर ड्राई क्लीन करवाते हैं तो बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम जैसे इन्हीं पदार्थों का यानी वाष्पशील कार्बनिक रसायनों का प्रयोग करके क्लीनिंग की जाती है कपड़े की। इनसे क्लीनिंग करने पर कपड़ा चमकदार बना रहता है एंड उसी तरह से शाइन बनी रहती है, ठीक मेरे बच्चे। तो ये क्या है, बी इज रिलेटेड टू सेकंड। उसके बाद आपका बचता है क्या, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस की अगर हम बात करते हैं तो एस्बेस्टोस तो वैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई ये एक प्रकार का क्या है, धात्विक रेशा होता है, ठीक है ना। एस्बेस्टोस क्या है, धातु है, धात्विक रेशा होता है मेरे बच्चे। फिलहाल तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्या श्वसनीय कण हो सकते हैं, या फिर रेडियो परमाणु हो सकता है, या फिर बायोलॉजिक्स और बायो एरोसेल हो सकते हैं।
तो बोलेंगे मैम नहीं। यहाँ पर हम क्या देखेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पर हमारा एस्बेस्टोस का संबंध श्वसनीय कण से होगा। एंड उसके बाद अगर हम कवक की बात करते हैं तो ये कवक का संबंध हमारे बायोलॉजिकल्स और बायो एरोसोल से होगा। ठीक है, सो अब आप यहाँ पर देख लेंगे ए इज रिलेटेड टू फोर्थ, बिल्कुल ए इज रिलेटेड टू फोर्थ, आपके ये सारे कट गए, एक ही मिल जाने पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, देखिए ठीक, बी का कह रहा है पहला, एस्बेस्टोस का कह रहा है, सी का कह रहा है मेरे बच्चे, सी का कह रहा है सेकंड, एंड उसके बाद डी का कह रहा है फिफ्थ। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन नंबर डी। राइट मेरे बच्चे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़ा जाए। यस, बहुत अच्छा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे। चलें आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए हैं, नीचे कथन और अभिकथन दिए हैं और दूसरा कारण आर दिया गया है और हमें बताना है, उसका आंसर बताना है। देखिए चलो बताओ, अभिकथन कह रहा है गहरी रंगी हुई दीवारों वाले कमरे में रोशनी के परिवर्तन के स्तर को पाने के लिए अधिक रोशनी के स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। राइट, एंड कारण कह रहा है गहरे रंग की दीवारों वाले कमरे में जब रोशनी एक सतह से दूसरी सतह पर परिवर्तित की जाती है तो प्रकाश का वितरण दूर तक अधिक समान होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 क्या सही है क्या गलत है। पहला कह रहा है मेरे बच्चे, गहरी रंगी हुई दीवारों वाले कमरे में, बिल्कुल महसूस करना, सिर्फ पढ़ना नहीं, महसूस करना है कि गहरी रंगी हुई दीवारें, आप महसूस करेंगे कि एक कमरा है, वहां पर बहुत डार्क रंग से दीवारें कलरफुल हैं। ठीक है, रंगी हुई दीवारों वाले कमरे में रोशनी के परावर्तन स्तर के लिए अधिक रोशनी के स्रोतों की आवश्यकता पड़ेगी। ऑब्वियसली यार, अगर डार्क कलर है तो नो डाउट आपको वहां ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होगी, तभी वहां पर क्या हो पाएगा, परावर्तन हो पाएगा। एंड कह रहा है गहरे रंग की दीवारों वाले कमरे में जब रोशनी एक सतह से दूसरी सतह पर परिवर्तित की जाती है तो प्रकाश का वितरण दूर तक वह अधिक समान होगा। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर जहां से प्रकाश पड़ रहा हो और अंत तक बिल्कुल एक जैसा प्रकाश एक समान पड़े, हमें वहां चेंजेस देखने को मिलते हैं। पास में जितना हम पास में होंगे प्रकाश उतना तीव्र हमें महसूस होगा, एंड हम जितना ही दूर चले जाएंगे हमें लाइट उतनी ही कम महसूस होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोलेंगे मैम जो कारण हो जाएगा ना मेरे बच्चे, वो आपका गलत हो जाएगा। कारण क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कारण क्या हो जाएगा, बोलेंगे मैम जो कारण है ये गलत हो जाएगा एंड अभिकथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लेते हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है। कह रहा है ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल नहीं। ए और आर दोनों सही, बिल्कुल नहीं। कह रहा है ए सही है एंड आर गलत है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट मेरे बच्चे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है मार्क नेप द्वारा संबंध के संदर्भ में प्रस्तुत विकास क्रम है। बताएं, मार्क नेप द्वारा संबंध के संदर्भ में प्रस्तुत विकास क्रम है मेरे बच्चों, आंसर करना है। ऑप्शन ए कह रहा है समेकन, दूसरा कह रहा है बंधन, तीसरा कह रहा है परीक्षण, चौथा कह रहा है सूत्रपात करना, एंड पांचवा कह रहा है तीव्रता लाना। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट बताएंगे। यहाँ पर हमें क्रम से बताना है चीजों को। मार्क नेप द्वारा संबंध के संदर्भ में प्रस्तुत विकास क्रम है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28, तो सबसे पहले मेरे बच्चे क्या होगा, सबसे पहले किसी चीज का सूत्रपात करना। ठीक है, देन उसके बाद हमें उसका क्या करना है, परीक्षण करना है। राइट बच्चे, क्या करना है, परीक्षण करना, फिर उस पर हम तीव्रता लाएंगे। अब क्या लाएंगे, तीव्रता लाएंगे। देन उसके बाद हम उसको समेकित करेंगे एंड उसके बाद हम करेंगे बंधन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे मेरे बच्चे, हम बंधन करेंगे, यानी कि हमारा सबसे पहले आएगा सूत्रपात करना, देन उसके बाद परीक्षण करना, फिर तीव्रता लाना, देन उसके बाद समेकन करना, एंड देन उसके बाद बंधन करना। राइट,
चलिए, यानी चौथा, तीसरा, पांचवा, चौथा, तीसरा, पांचवा, चौथा, तीसरा, पांचवा, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट बच्चों। अगला करेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर वार्प इक्कत का उत्पाद नहीं किया जाता है? बताइए, वार्प इक्कत का उत्पादन नहीं किया जाता है, आपको बताना है। पाटन, तंजौर, कांचीपुरम या फिर सूरत। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर चलिए, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। गुड इवनिंग मैम, आपसे 2022 से कनेक्ट हूँ, पहली बार मैसेज कर रही हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू शिक्षा पांडे जी, थैंक यू। चलिए, ओके, इधर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर वार्प इक्कत का उत्पाद नहीं किया जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 मेरे बच्चे, यस। फिलहाल अभी हमने आपको एक टाई एंड डाइंग बांधनी, ये यूट्यूब पर एक क्लास मैंने अभी कराया था रिसेंटली, हमने आपको बताया था। आपको मैंने वो जो मैटर दिया हुआ था, एक तरह से वो NCERT बेस्ड ही था, ऐसा नहीं कि वो NCERT बेस्ड नहीं था। तो ऐसे बच्चों को बताना चाहूँगी जिन बच्चों को ये लगता है कि मैम आप NCERT का हमको डेमो दे दीजिए, ठीक है। तो मैंने बांधनी दिया हुआ था, हम लोगों ने सामान्य सा बांधनी जो क्लास में पढ़ा था, शायद उतना डिटेल से या उतना अंदर से वो चीज़ें नहीं थी। एंड जो आपका बांधनी है ना, उसको NCERT का डेमो पढ़ लो, क्योंकि हमारी सामान्य सी बुक में जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ अपनी बुक में नहीं मिलती है, बट जब हम NCERT की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको बांधनी मिलती है, ठीक है ना। वो शायद उसी पेपर के बाद था, BPSC के पेपर के बाद ये मन में आया कि नहीं, NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो भी आंसर की देने के बाद। मुझे लगता है अगर वहाँ पर एक दो चीज़ें कुछ इधर उधर ना होती तो शायद मैं इतना खोजबीन ना करती। तो कहते हैं जब हम कुछ ढूंढते हैं तो कुछ हमें नया भी मिलता है ना। तो वो चीज़ जो ऐसा लगा कि नहीं देना चाहिए, और शायद मुझे लगता है उसके बाद पहली क्लास आपकी बांधनी की थी जो मैंने दिया हुआ था वहाँ पर, ठीक है बच्चे। तो उसके तौर पर आप देख सकते हो, अगर किसी को ज़्यादा डेमो की ज़रूरत है तो फिलहाल कल तो 15 अगस्त रहेगा पूरी तरह से, चलो बताएंगे बच्चे। तो वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया हुआ था, है ना। इक्कत हर प्रकार का बताया था, वार्प इक्कत, वेफ्ट इक्कत। आंसर करो मेरे बच्चों, फटाफट बताएंगे बच्चे, फटाफट बताओ। ओफो, क्या बात है भाई, आंसर करेंगे सारे बच्चे। सेशन को लाइक करते रहेंगे, सारे बच्चे सेशन को लाइक करते रहेंगे। चल, यस बताएंगे। अभी ये स्टेटमेंट टाइम है, अभी पहले आने तो दो, पहले उसका रिजल्ट तो आने दो, देन उसके बाद आपका आ जाएगा, ठीक है ना। एस्टेट आ जाएगा बहुत जल्दी, आपको तैयारी भी तो करनी है, ठीक है। तो एस्टेट कब आएगा अभी ये डेट तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन हाँ बहुत रिसेंटली आ जाएगा। इन लोगों का कैलेंडर भी जारी किया गया था एंड दोबारा भी जारी हुआ था, जहाँ पर आपकी थोड़ा सा डेट वेट का किया गया था। तो बहुत जल्दी ही आ जाएगा एस्टेट, एंड पेपर भी उसका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए लगातार, राइट बच्चे। चलिए, थैंक यू सुधा जी, थैंक यू। यस, चलो आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं। तो मेरे बच्चे क्या जाएगा, बोलेंगे मैम वार्प इक्कत का उत्पाद नहीं है, कौन सा, सूरत नहीं है। बाकी पाटन, तंजौर, कांचीपुरम ये सारे के सारे हैं जहां पर वार्प इक्कत का उत्पादन किया जाता है, राइट मेरे बच्चों। यस, अगला करेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दीपावली मनाने के लिए किया जाने वाला व्यय है, बताओ दीपावली के लिए किया जाने वाला व्यय है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है योजनाबद्ध व्यय, दूसरा अर्ध निर्धारित व्यय, तीसरा कह रहा है अनियंत्रित व्यय, एंड चौथा कह रहा है अतिरिक्त व्यय। बताइए मेरे बच्चे, दीपावली मनाने के लिए अभी क्या आ रहा है, रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन मनाने के लिए किया जाने वाला व्यय, तो चाहे रक्षाबंधन को,
दीपावली कहो, दशहरा कहो, होली कहो, जो भी कहो, ठीक है। देखिए बिल्कुल रूबी जी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी एंड नेट बच्चों के लिए, साथ ही साथ बिहार के भी बच्चों के लिए एस्टेट हो, 4.0 हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई भी हो, सबके लिए नेट एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो। जब इतनी सारी आप सब इतने दिनों से मेहनत करते चले आ रहे हो और आपका होम साइंस का ही पार्ट है, ऐसा तो है नहीं कि वो होम साइंस का पार्ट नहीं है, तो उसको आप सब पढ़ लो। मैं ये नहीं कहती कि आप बैच लेके ही पढ़ो, जैसे आप पढ़ सकते हो पढ़ लो। किताबें लेके पढ़ना चाहते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, सुपर तरीका। किताबें लेके पढ़ लो। आपको लगता है समय नहीं है, मैटर छांटने का समय नहीं, सेंटेंस बनाने का है, तो आप फाइनली आपके लिए सुविधा भी है कि आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, जैसा भी है, ठीक है ना। चलो मेरे बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे हमारे कह रहे थे मैम आप यूट्यूब पर फ्री करा देती हैं। देखो बच्चा, होता क्या है, आपका भी ये सुझाव सही था, हो सकता है हम कुछ दिन तक कराते हैं, उसके बाद कुछ बच्चे फिर थ्योरी से बोलने लगते हैं मैम मेरा क्लास है, मेरा ये है वो है। हम भी उतना डेडिकेटेड ना हो पाते कि टू द पॉइंट सीक्वेंस से आपको हम सारी चीज़ें दे जाते हैं, और आप भी उतना डेडिकेटेड ना हो पाते, आपको नियमतः ना मिल पाती कोई भी चीज़ें। इसलिए हम लोगों ने एक प्रॉपर वे में सारी चीज़ों को कर लिया है, ठीक है, आप सभी जान रहे हो। चलिए बच्चे, यस अब बताना है आपको दीपावली मनाने के लिए किया जाने वाला व्यय। क्या बात है, बहुत बच्चे अतिरिक्त व्यय कह रहे हैं मेरे बच्चे, अनियंत्रित व्यय। यस, सारे बच्चे हमारे अलग अलग अपना आंसर दे रहे हैं भाई। आप बताएंगे तो बोलेंगे योजनाबद्ध व्यय, ऐसा बिल्कुल जब हम बजट बनाते हैं, ठीक है, तो योजनाबद्ध ये व्यय नहीं होता है। अर्ध निर्धारित व्यय, ऐसा भी नहीं होता कि अर्ध निर्धारित व्यय हो। अनियंत्रित व्यय, ये भी नहीं। बोलेंगे मैम ये सारा का सारा अतिरिक्त व्यय में आता है, ठीक है। किस में आता है मेरे बच्चे, बोलेंगे मैम अतिरिक्त व्यय में आता है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है श्रम के किन क्षेत्रों में बालिकाओं को रोजगार मिलता है। बताओ बच्चा, श्रम के किन क्षेत्रों में बालिकाओं को रोजगार मिलता है। ऑप्शन ए कह रहा है घरेलू कार्य में, दूसरा कह रहा है कृषि कार्य में, तीसरा कह रहा है स्कूल जाने वाले बच्चों को ट्यूशन देना, या फिर बंधुआ मजदूरी, या फिर स्वच्छता श्रमिक। अब इनमें से आपको बताना है कि किन क्षेत्रों में बालिकाओं को रोजगार मिलता है। यहाँ पर दिया हुआ केवल 1 2 5, केवल 1 2 4, 2 3 4, या फिर कह रहा है 3 4 5। आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 31 मेरे बच्चे क्या जाने वाला है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 31। यस, तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम क्या देखते हैं। अगर हम बात करते हैं श्रम के क्षेत्रों में, किसके मेरे बच्चे, श्रम के क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर फिलहाल आंसर क्या जाने वाला है, रोजगार मिलता है। किन क्षेत्रों में रोजगार मिलता है, तो भाई घरेलू कार्य अगर आपको बहुत अच्छे से करने आते हैं तो नो डाउट आप उस क्षेत्र में अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। एंड उसके बाद कृषि कार्य में भी आप रोजगार स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, स्वच्छता श्रमिक, इस पर भी आप रोजगार स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल जाने वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना श्रम के क्षेत्र में बात किया जा रहा है। श्रम के किन क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा, श्रम के किन क्षेत्रों की बात की जा रही है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो क्या बोलेंगे, यस तो क्या बोलेंगे मैम 1 to 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 to 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला करेंगे, नेक्स्ट क्या जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर 32। बालिका बाल श्रमिक की दशा बालक बाल श्रमिकों के अपेक्षा अधिक बुरी है, क्योंकि आपको बताना है। कह रहा है बालिका बाल श्रमिक की दशा बालक बाल श्रमिकों की अपेक्षा अधिक बुरी है, क्योंकि वह श्रमिक है, या वह एक बच्चा है, या वह एक लड़की है, या फिर कह रहा है वह लड़के से अधिक कमजोर है, या फिर वह स्कूल नहीं जाती है। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए कह रहा है बालिका बाल श्रमिक की दशा बालक बाल श्रमिक की दशा से अधिक बुरी है, बिल्कुल। तो बोलेंगे मैम क्योंकि वह एक श्रमिक है, दूसरी चीज क्या, वह एक लड़की है, एंड वह स्कूल नहीं जाती है,
ठीक है, और वह स्कूल नहीं जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि वह लड़के से अधिक कमजोर है। आप कहीं पर भी देखिए इस तरह का स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपका दिया हुआ है एज ए कंपैरिजन करके लड़के को ज़्यादा बलशाली मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कुछ भी इस तरह से बताया जा रहा है, आप देखिएगा हमेशा वो स्टेटमेंट कैसा होता है मेरे बच्चे, हमेशा वो स्टेटमेंट गलत होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे तो आप फोर्थ पॉइंट को नहीं कर सकते हैं। बोलेंगे मैम पहला, तीसरा एंड पांचवा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक बच्चे, क्या जाने वाला है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक बच्चे, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 33 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प अनुच्छेद में उल्लिखित बाल श्रम से जुड़े हुए कारकों से संबंधित हैं। आपको बताना है बाल श्रम से जुड़े हुए कारकों से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है अभिभावक की शिक्षा, या फिर कह रहा है भारतीय न्याय व्यवस्था, या माँ की अभिवृत्ति, या फिर बच्चों की शिक्षा के प्रति अरुचि। आंसर बताना है। यहाँ पर कह रहा है पहला चौथा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा एंड पहला तीसरा। आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 33 मेरे बच्चे। क्या जाने वाला है, तो बोलेंगे मैम यहाँ पर बिल्कुल कौन से दो विकल्प अनुच्छेद में उल्लिखित बाल श्रम से जुड़े हुए कारकों से संबंधित हैं। आंसर करेंगे। चलिए बताएं मेरे बच्चे आंसर क्या जाने वाला है। बहुत बढ़िया, यस क्वेश्चन नंबर 33 ए। कुछ बच्चे हमारे बी की तरफ जा रहे हैं एंड कुछ बच्चे हमारे ए की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल एंड कुछ लोग सी की तरफ भी जा रहे हैं। बताएं भाई, फटाफट बताएंगे। चलिए बताएं। बहुत बढ़िया। देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जहां पर हमें देखने को ये मिलता है भाई कि अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं दो विकल्पों में से, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हो रहा होगा कि मैम ये माँ की अभिवृत्ति, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माँ की अभिवृत्ति है और माँ एज ए हमारे अभिभावक के रूप में होती है ना, तो माता पिता दोनों की जब हम लोग अनुच्छेद वहां पर देखते हैं तो यहाँ पर माता पिता या अभिभावक का ये मौलिक कर्तव्य होता है कि बच्चे को वो अपने क्या करें, शिक्षा दिलाए। ठीक है ना, बच्चे को अपने शिक्षा दिलाने के लिए अवसर प्रदान करें, यानी उसे घर के कामों में कम इन्वॉल्व करके उसे क्या करें, शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो बोलेंगे मैम पहली बात तो आ जाता है क्या, भारतीय राज्य व्यवस्था, एंड दूसरा आ जाएगा माँ की अभिवृत्ति। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, माँ की अभिभावक की शिक्षा नहीं, अभिभावक बच्चों को पढ़ने के लिए क्या प्रदान करें, पढ़ने के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ये प्रॉपर आपका अनुच्छेद से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है मेरे बच्चे, किससे जुड़ा हुआ है मेरे बच्चे, अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे मैम ये आरटीई अधिनियम अनुच्छेद 14
ठीक है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चे बी की तरफ जा रहे थे दैट इज द राइट। ठीक है, जितने लोग बी की तरफ मेरे बच्चे जा रहे थे ना, वो सारे के सारे बच्चे क्या हैं, वो सारे के सारे बच्चे राइट हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर भी आपसे बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। राइट बच्चा, चलो अगला करेंगे। मैम क्या एमए अपीयरिंग वाले बिहार स्टेट भर सकते हैं क्या? चलिए, अपीयरिंग वाले में तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका कंप्लीट एमए होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला करते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है सही विकल्प चुनिए। बालिका बाल श्रम आम तौर पर कार्यरत रहती हैं। बताएं, बालिका बाल श्रमिक आम तौर पर कार्यरत रहती हैं। चाय की दुकान में, या फिर कह रहा है रेलवे में, या फिर फैक्ट्री में, या फिर घरेलू कार्यों में। बताइए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24 आंसर करेंगे। बालिका बाल श्रमिक आम तौर पर कार्यरत रहती हैं। फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो मेरे बच्चे। राइट आंसर क्या आ जाएगा? बहुत बढ़िया, यस बहुत बढ़िया, आंसर करें फटाफट। मैम गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत हो जाने दो, अब ना गलत हो नेक्स्ट टाइम, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, डी मैम घरों पर कार्यरत रहती हैं। यस तो 34 का मेरे बच्चे क्या जाएगा? बोलेंगे मैम घरेलू कार्यों पर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, मोस्टली बच्चे हमारे डी की तरफ जा रहे हैं, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भावनात्मक सक्षमता में ऐसे कौशल शामिल हैं जैसे। भावनात्मक सक्षमता में ऐसे कौशल शामिल हैं जैसे अन्य की भावनाओं की नकल करने में समर्थ होना, या किसी भी भावनात्मक स्थिति के बारे में जागरूक होना, या फिर अन्य की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना, या फिर भावनाओं से संबंधित पदों की शब्दावलियों का उपयोग करना, या फिर किसी प्रकार की नकारात्मक भावना का ना होना। आंसर करेंगे बच्चे, राइट आंसर क्या आ जाएगा? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 35 फटाफट सोच समझ के, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करेंगे मेरे बच्चे। थोड़ा सा सोच, देखिए क्या कह रहा है, भावनात्मक सक्षमता में ऐसे कौशल शामिल हैं, भावना से संबंधित। देखिए, अन्य की भावनाओं की नकल करने में समर्थ होना, या फिर कह रहा है किसी भावनात्मक स्थिति के बारे में जागरूक होना, या फिर कह रहा है अन्य की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना, या फिर कह रहा है भावनाओं से संबंधित पदों की शब्दावली का उपयोग करना, या फिर कह रहा है किसी की नकारात्मक भावना का ना होना। तो यहाँ पर किसी प्रकार की नकारात्मक भावना का ना होना तो ये कौशल में शामिल नहीं है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं अन्य की भावनाओं की नकल करने में समर्थ होना, तो ये भावनाओं का समझना थोड़ी ना हुआ, ये तो भाई चीट नकल करना हुआ कि हमने उसकी कॉपी की, मिमिक्री टाइप की, है ना। तो बोलेंगे आंसर क्या जाएगा मेरे बच्चे? बोलेंगे मैम किसी की भावनात्मक स्थिति के बारे में जागरूक होना, सामने वाले का मूड कैसा है, वो दुख में है, दर्द में है, परेशानी में है, किस तरह से बात कर रहा है उसको समझना, उसके लिए जागरूक होना। एंड उसके प्रति क्या होना, उन्हीं भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना। पहली बात तो जागरूक होना, ठीक है ना, एंड उसके बाद संवेदनशील होना और संबंधित पदों की शब्दावलियों का उपयोग करना। भावनाओं से संबंधित पदों की शब्दावली का उपयोग करना, जैसी भावनाएं होंगे हम उस तरह की विचारों की टिप्पणी करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई दुख दर्द में है और हम जाकर के वहां पर कह रहे हैं अच्छा तुम्हें पता है कल रक्षाबंधन है, ठीक है, तो ये चीज नहीं करना है मेरे बच्चे। क्या बताना है? दूसरा, तीसरा एंड चौथा इज द करेक्ट आंसर। दूसरा, तीसरा एंड चौथा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है मेरे बच्चे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला करेंगे मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक संसाधन का समूह है? कार्बनिक संसाधन का समूह है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 36 आपको बताना है। यस बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 36 आंसर करना है। ऑप्शन ए कह रहा है पौधे, जल, जीवाश्म ईंधन, एंड उसके बाद जीवाश्म ईंधन पौधे जानवर, एंड उसके बाद जानवर वायु जल, और उसके बाद वायु पौधे और खनिज। किसकी बात कर रहा है? कार्बनिक संसाधन का समूह है। बताइए फटाफट बताओ मेरे बच्चे, कार्बनिक संसाधन का समूह है, आंसर करें। चलिए
चलिए बहुत बढ़िया, बताएंगे मेरे बच्चे, आंसर करेंगे। यस, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे हमारे डी की तरफ जा रहे हैं एंड कुछ बच्चे हमारे बी की तरफ जा रहे हैं। डी और बी में चल रहे हैं दोनों लोग। देखिए तो यहाँ पर तो देखो, ये हम बात करेंगे कि ये तो जानवर हो गए, बिल्कुल नहीं होगा। बी वाले बच्चों को मैं बता रही हूँ। अब जितने लोग डी की तरफ हो ना, डी इज द करेक्ट आंसर। वायु, पौधे एंड खनिज, ठीक है, वायु, पौधे एंड खनिज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे 37 कह रहा है, निम्नलिखित में से तंतु का कौन सा प्राथमिक गुण है, बताइए तंतु का कौन सा प्राथमिक गुण है मेरे बच्चे। ऑप्शन ए कह रहा है ससंगता, घनत्व, चमक या फिर लचीलापन। क्या क्या बोल रहा है, प्राथमिक गुण आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारे गुण, सारे के सारे, ससंगता भी है, घनत्व भी है, चमक भी है, लचीलापन भी, सब हमने कराया और सब लिखाया है कि तंतु का ये गुण है। लेकिन प्राथमिक गुण कौन सा है, मुख्य गुण में कौन कौन से, मैंने आपको मेन प्रॉपर्टीज कराई थी, उसमें बताओ मेन प्रॉपर्टीज में कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, बी 37 का बी। और कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम डी। चलो तो जितने लोग डी कह रहे हो ना, ये कोई प्राथमिक गुण नहीं है, घनत्व उसका प्राथमिक गुण है। क्या है, घनत्व उसका प्राथमिक गुण है। हम लोग पहले कपड़े का ये देखते हैं कि कपड़ा कितना मोटा और कितना पतला है, घनत्व कितने पास पास उसके ताने और बाने। हम ये नहीं देखते कि पता चले एक ताना यहाँ एक बाना इतनी दूर पर लगा हुआ है, अब वो लच रहा है तो क्या मतलब, उसको पहन पाओगे क्या, नहीं पहन पाओगे ना। तो हम पहले क्या देखते हैं, उसकी घनत्व देखते हैं, डेंसिटी देखते हैं, ठीक है, कि कितना ज़्यादा वो पास पास में है, ठीक है। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, कौन सा आईसीडीएस के घटक है, बताइए आईसीडीएस के घटक कौन से हैं। ऑप्शन ए कह रहा है औपचारिक शिक्षा, दूसरा कह रहा है जन्म पूर्व सेवाएं, तीसरा कह रहा है परामर्शी सेवाएं, चौथा कह रहा है पूरक पोषण एंड पांचवा कह रहा है प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनाइजेशन। आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 38, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 38 राइट आंसर क्या जाएगा, बोलेंगे मैम यहाँ पर क्या आईसीडीएस में किसी को औपचारिक शिक्षा दी जाती है क्या, वहां पर कोई एनसीईआरटी बैच चलाया जाता है क्या वहां कोई विषय पढ़ाया जाता है क्या, बोलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती है। जन्म पूर्व सेवाएं दी जाती हैं, परामर्श सेवाएं दी जाती हैं आपको, जो भी धात्री महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन एंड उसके बाद किशोर किशोरियाँ, इन लोगों को परामर्श दिया जाता है कि आपका कैसा खाने का स्तर होना चाहिए, स्वच्छता का क्या महत्व है, ठीक है, ये सब। एंड उसके बाद पूरक पोषण, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है, ठीक है। आप देखते हैं ना कि गुड़, चने, दलिया एंड कुछ विशेष प्रकार की दालें, ये सब दी जाती हैं, क्या है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है मेरे बच्चे। एंड उसके बाद क्या किया जाता है, प्रतिरक्षण कार्यक्रम भी कराया जाता है, जिसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं, राइट बच्चे। सो आंसर क्या जाएगा, बोलेंगे मैम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सही होगा, सिर्फ एक को छोड़कर। देखेंगे दूसरा, यहाँ देखो सब जगह एक है, तो इसलिए ये इतने गलत हो गए, आंसर बच गया आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट मेरे बच्चे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे, नेक्स्ट क्या जाने वाला है भाई, क्वेश्चन नंबर 39, पुष्प सज्जा के पदों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताओ भाई, पुष्प सज्जा के पदों को, आप पुष्प सज्जा करने जा रहे हो और आप क्या क्या पहले करोगे, ये करना है। ऑप्शन ए कह रहा है पुष्प डंठल को इच्छित लंबाई तक काटना, एंड उसके बाद फूलों को पात्र में लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करना, एंड उसके बाद सभी आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना, एंड उसके बाद पात्र में पानी डालना, फिर पात्र में पिन, स्टीम या होल्डर की दृढ़ता से लगाना। बताओ, अब यहाँ पर ये दिया हुआ है सीक्वेंस का क्रम, अब आपको करना है, बताइए फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 बताएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 39, यस आंसर करेंगे। चलिए बताएंगे, आंसर बताएंगे मेरे बच्चे, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या जाने वाला है।
चलिए बहुत बढ़िया। यस, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले सभी आवश्यक वस्तुओं का क्या करेंगे, संग्रह करेंगे। ठीक है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी आवश्यक जो भी वस्तुएं होंगी उन सबका संग्रह कर लेंगे। अब अगर हम इन सबका संग्रह कर लेंगे तो हमें पहले ही पता है तीसरा नंबर सबसे पहला आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें तीसरा सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मिल रहा है। फिर क्या करेंगे, जब सारी इकट्ठा कर लेंगे तो उसमें पुष्प डंठल को उठाएंगे, उसे इच्छित लंबाई तक काट लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर पात्र में पिन स्टेम होल्डर को दृढ़ता से लगाएंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, फूलों को पात्र में लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करते चले जाएंगे एंड उसके बाद पात्र में लास्ट में पानी डाल देंगे। तो भाई लग गया पौधा, है ना। वृक्षाबंधन भी आप लोगों को ऐसे ही मनाना है, राइट बच्चे। वृक्षाबंधन मनाना है कि नहीं, बताओ कितने लोग मनाएंगे, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई, कितने लोग वृक्ष रक्षाबंधन के साथ साथ वृक्षाबंधन भी मनाएंगे। वीडियो को लाइक कर दो भाई, अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है। चलो मैम, पोर्टल ओपन होने की कोई संभावना है या नहीं। क्या बताऊं आप लोगों से, संभावना है या नहीं है, क्या है, चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। बाप रे, इंडिया इंडिया को इतना गुस्सा आ रहा है। मैम आप सुनती नहीं है, इंसान मर जाए बट देखती नहीं मेरे मैसेज। यार मैसेज नहीं देखती रहती हूँ ना हमेशा, आपके क्वेश्चंस पर कमेंट, इतना क्यों नाराज होते हो। बहुत अगर भी से ऐसी मरने की स्थिति हो, देवी हो, तो ये नंबर किस लिए स्क्रॉल रहता है, नंबर रन रहता है ना, इस पर फ़ोन मिला के बात कर लिया करो, आपकी बात हो जाएगी। लेकिन अभी जीवित रहो, अभी बहुत कुछ ज़िंदगी में करना है, ठीक है ना। इस तरह से बात नहीं करते, ठीक है ना। इंडिया इंडिया जी जो भी हैं आप, अगर आपको विशेष समस्या है और हम आपके कमेंट्स को नहीं देख रहे हैं तो अभी देखेंगे, ये आ रहा है या सामने आ रहा है। फॉर एनी इंक्वायरी कॉल 9794284463, 9794284463 पर। ऐसी स्थिति पर आप मेरे से बिल्कुल बात कर सकते हैं, आप जितना कहोगे हम आपको उतना समय देंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसे इस तरह बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये सोचो कि आप इतने सारे लोग कमेंट्स करते हैं, कितनी तेजी से ऊपर चला जाता है कमेंट्स, राइट। चलो बताओ इंडिया जी, क्या आपको प्रॉब्लम है बताओ। अब मैं सुन ही लेती हूँ भाई, इतनी सारी बात हुई है तो सुन ही ले आपका, लिखो फटाफट। चलिए, इंडिया मुझे पता है, दिव्या जी मुझे पता है। इंडिया इन लोगों की आईडी इन लोगों ने ऐसी बना रखी है, इंडिया इंडिया, दिव्या सिंह 95, बरेली 19, ऐसी ऐसी मंजू सिंह, इन्होंने क्या लिखा है, भाभी शिक्षिका। तो कुछ बच्चे अपनी यूनिक आईडी बनाए हैं, जैसे पता चल जाता है कि ये ओल्ड स्टूडेंट है, काफ़ी नाम लेते लेते पता चल जाता है। मतलब मुझे भी याद हो गया, आप लोगों के इन यूनिक नाम से मुझे भी याद है। बताओ भाई इंडिया जी कहाँ चली गई। इंडिया इंडिया क्या। नाराज हो गई क्या इंडिया। इंडिया इंडिया, अब मुझे देखो आपका यही नाम पता है तो मैं बार बार यही कहूंगी। इंडिया जी नाराज हो गई क्या आप भाई। नाराज नहीं होते बच्चे, आगे त्योहार है यार इतना बड़ा, कोई नाराज होता है क्या त्योहार के आगे पीछे। हाँ चलो मेरे बच्चों, नाराज नहीं होते यार, है ना। कोई बात नहीं, मैम को एक दो बार तो माफ़ किया जा सकता है ना। बोलेंगे मैम आपका तो यही काम रहता है हर बार। गायब हो गई इंडिया जी। अब मैं इंडिया जी का कमेंट्स देख कर ही आगे पढ़ाऊंगी। बताओ, इतना बड़ा शब्द इंडिया जी ने बोल दिया। मैम पोर्टल, मैम पोर्टल ओपन, पोर्टल देखो ओपन होगा नहीं होगा कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता है मेरे बच्चे, है ना। पोर्टल ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम्म हाय
इंडिया जी कह रहे मैम आप जन्नत हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपसे नाराज हैं। चलो, नाराज हैं, बोलो यार, इसी में लिख देते क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, फोन करके मेरे से बात कर लेना। ठीक है इंडिया, क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी प्रॉब्लम देखती हूँ। राइट बच्चों, चलो, है ना। चलो देखो बेटा, पोर्टल की अगर बात की जाए तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पोर्टल ओपन भी हो नहीं भी हो। ये चीज़ तो ना जाने कब से चल रही कि नहीं चल रही। आज के, मैं 6 महीने पहले की बात करूं तब भी तो यही सब चल रहा था। नोटिस लिखी जा रही है, दिखाया जा रहा है, साइन कराया जा रहा है, बच्चे फोटो खींच रहे हैं, न्यूज़ वायरल हो रही, इतना ही हो रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा। और कुछ हो रहा हो तो बताओ आप लोग। यही हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, बस एक ही काम हो रहा है लगातार। ठीक है, ओके मैम, यस बच्चे, कि एक ही काम हो रहा है, बस इतना काम हो रहा है कि लेटर लिखा जा रहा है, सारे बच्चे साइन कर रहे हैं। कल धरना होना है, ठीक है ना, उसके लिए कल होना था कि आज होना था, आई एम नॉट श्योर, माफ़ी चाहेंगे, मुझे कंफर्म नहीं पता कि कल होना था कि आज होना था। उससे देखो क्या रिजल्ट निकल के आता है। जैसा भी कुछ होगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, भले ही त्यौहार हो जो भी हो, जैसा भी मेरे से पॉसिबल होगा हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है। चलिए मैम, आपने बैच में पहली बार 95, बिल्कुल हाँ, मास्क 95 आया था ना। चलो, यस, आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो, आप लोग मुझे डरा देते हो इतना टाइटली बोल बोल के, मैं भी डर जाती हूँ। चलो अगला करते हैं। बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक स्व के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हैं। जैसे ऑप्शन कह रहा है, ए कह रहा है स्व संकल्पना, बी कह रहा है व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास, एंड डी कह रहा है स्वार्थीपन, एंड फोर्थ कह रहा है आत्मसम्मान, एंड पांचवा कह रहा है आत्म जागरूकता। ठीक है ना, आत्म जागरूकता। चलो मेरे बच्चों, मैम हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चा, हेयर फॉल का सीजन है, ठीक है, ये कहते हैं बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है नमी के कारण। जैसे अरे यार, कॉन्सेप्ट पढ़ा करो ना। हम लोग जो वूलन रेशा पढ़ते हैं, ऊल रेशा पढ़ते हैं, उसकी क्वालिटी क्या होती है, आर्द्रता होने पर या गीला होने पर कमज़ोर हो जाता है। ऐसे ही हम लोगों के हेयर जो गीले होते हैं ना, तो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, टेंशन ना लो, सब सही हो जाएगा। आगे करेंगे, नौकरी लग जाएगी, सब सही हो जाएगा, समझ गए ना। चलो, बताना है केवल पहला दूसरा तीसरा, या केवल दूसरा तीसरा चौथा, या फिर केवल चौथा पांच, एक पहला चौथा पांचवा, एंड केवल तीसरा चौथा पांचवा। आंसर करेंगे मेरे बच्चे, फटाफट बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा। यस, आंसर करेंगे मेरे बच्चे। क्या जाने वाला है राइट आंसर, बोलेंगे मैं बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक स्व के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है। क्या शामिल है मेरे बच्चे, देखिए हमें देखना है बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, तो शामिल है स्वार्थीपना, एंड उसके बाद आत्मसम्मान और आत्म जागरूकता। ठीक है, तीसरा चौथा एंड पांचवा इज द करेक्ट आंसर। देखने से लग रहा है सभी के सभी सही हैं। ठीक है ना मेरे बच्चे। ऑप्शन यहाँ पर 40 का आंसर क्या जाने वाला है। हाँ भाई, डॉली शर्मा, हाँ। चलो, यस मेरे बच्चे, क्या जाने वाला है, बोलेंगे मैम। चल, बिल्कुल, एक सेकेंड रखेंगे मेरे बच्चे। ये स्व के निर्माण की प्रक्रिया, इसको स्वार्थीपन को नहीं रखेंगे, ये डी कर दिया क्या। पहला चौथा पांचवा है, ठीक है ना, पहला चौथा पांच, स्व संकल्पना, आत्मसम्मान और आत्म जागरूकता, पहला चौथा पांचवा। देन स्वार्थीपना नहीं हुआ तो निगेटिवपन हो गया ना, निगेटिविटी की ओर हो गया। ऑप्शन फोर्थ सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। सही कर लेंगे। चलो बताओ बच्चे, चलिए, ओके, यस भाई, हाँ भाई, नेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों। चलो, सेशन कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप लोग। राइट मेरे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर कोई भी बच्चा बाद में आया है जिसको पता नहीं है, ठीक है ना, तो फाइनली आपको मैं बता दूँ, ठीक है, सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे अपने अपने स्तर से। आप जिस भी छोटे मोटे ग्रुप से या कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आप सेशन को शेयर कर दीजिए, देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बहुत बढ़िया। चलो भाई, मैम अभी नहीं आएंगे, आ गए भाई, हम आ गए हैं बच्चा। चलो फटाफट आ जाओ, फटाफट सारे। चलो भाई,
एक बार मुझे बताओ क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? रिप्लाई करो बच्चे, रिप्लाई करो क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, देन उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। खुश रहो मेरे बच्चे, खुश रहो। चलिए, यस, तो हम लोग यहां से क्वेश्चन करने वाले हैं पीले रंग की फ्रूट। शायद हम लोग 50 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, क्यों बच्चों? 50 तक हम लोगों ने कर लिया था ना। चलिए, यस, देखेंगे पीले रंग की फ्रूट स्क्वैश में यह परिरक्षक प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है, जस्ट 1 सेकेंड बच्चे, सब कुछ क्लियर है। चलिए, पीले रंग का फ्रूट स्क्वैश में यह परिरक्षक प्रयोग किया जाता है। यस मैम, 40 तक किया था क्या? बताओ भाई, सारे बच्चे बताएं। एक बार बताओ, लास्ट क्लास में कहां से क्विट की थी क्लास? आंसर करो मेरे बच्चों, रिप्लाई दो, फटाफट रिप्लाई दो। चलिए, बहुत बढ़िया। राधे 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 भाई, राधे राधे, जय श्री राम। ओके, चलिए, पीले रंग के फ्रूट स्क्वैश में यह परिरक्षक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए कह रहा है सोडियम बेंजोएट, दूसरा कह रहा है पोटेशियम पेरोक्साइड, एंड सी कह रहा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, एंड डी कह रहा है सोडियम मोनोग्लूटामेट। आंसर करेंगे भाई, क्या जाने वाला है राइट आंसर? मोस्टली बच्चे हमारे ए की तरफ जा रहे हैं एंड कुछ बच्चे हमारे बी की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं हम लोग क्या जाने वाला है राइट आंसर। बताओ भाई, सारे बच्चे बताएंगे? बिल्कुल, यस, तो आंसर क्या जाएगा? बोलेंगे मैम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सोडियम बेंजोएट। जितने लोग ए की तरफ जा रहे थे, दैट इज द राइट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है प्रबंध प्रक्रिया है, बताइए प्रबंध प्रक्रिया है लंबी प्रक्रिया है या फिर मेरे बच्चों सतत प्रक्रिया है या फिर अंतर विराम प्रक्रिया है या फिर कह रहा है स्वयं में समाप्ति प्रक्रिया है? आंसर करेंगे बच्चे, फटाफट बताएंगे आंसर क्या जाएगा। यस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या जाएगा आंसर? बोलेंगे मैम प्रबंध प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया जो ना तो कभी रुकती है ना कभी थकती है। जैसे हमारा हार्ट नहीं बिना रुके बिना थके पंप करता रहता है, ऐसे ही भाई प्रबंधन प्रक्रिया होती है। प्रबंधन मतलब हम किसी न किसी चीज का प्लान करते रहते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ये ऐसे करेंगे वो ऐसे करेंगे, एक काम खत्म हुआ नहीं दूसरा माइंड पर चलने लगता है। ठीक है ना, इसी को बोला जाता है अदृश्य प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, अदृश्य प्रक्रिया है जो हमें दिखाई नहीं देती। आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो बोलेंगे मैम ये सतत चलने वाली प्रक्रिया, अदृश्य चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने, इसी को निरंतर एक शब्द दिया जाता है। ठीक है, तो प्रबंध प्रक्रिया के इतने सारे नाम हैं। चलो मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बोलेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। यस, अगला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगा? यहाँ पर कुछ हमारे टर्म दिए गए हैं और आपको इनसे मैच करना है। मार्फोलॉजी, सिंटैक्स, प्रैग्मेटिक्स एंड उसके बाद सिमेंटिक्स। आंसर करेंगे। चलो, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं एंड यहाँ से आप, हो सकता है आप सबको दिख रहा हो, बड़ा बड़ा सा मैंने कर दिया है, राइट बच्चों। तो आपको फाइनली दिख रहा होगा, करेक्ट दिख रहा होगा। चलिए बताएंगे। चलिए,
चलो, तो सबसे पहले कह रहा है मार्फोलॉजी, कह रहा है, और उसके बाद सिंटैक्स, प्रैग्मेटिक्स एंड सिमेंटिक्स। इधर कह रहा है शब्द निर्माण में शामिल अर्थपूर्ण इकाई, शब्द निर्माण में शामिल अर्थपूर्ण इकाई, राइट। उसके बाद कह रहा है वह प्रणाली जिसमें शब्द और वाक्यों के अर्थ शामिल हैं, ठीक है, शब्द और वाक्यों के अर्थ शामिल हैं। उसके बाद कह रहा है स्वीकार्य वाक्यांश और वाक्य निर्माण के लिए शब्दों को जोड़ने का तरीका, ठीक है। एंड उसके बाद क्या कह रहा है मेरे बच्चे, उसके बाद कह रहा है आपका प्रैग्मेट या किसी भाषा की ध्वनि, और उसके बाद कह रहा है उपयुक्त संवाद और भाषा को संदर्भ में कैसे उपयोग किया जाए। एक आप लोगों को अगर याद हो, मैं आगे की तो बात नहीं करती, हाई स्कूल लेवल 12th लेवल तक की बात करती हूँ, ठीक है ना, 12th लेवल तक की बात करती हूँ कि क्योंकि मोस्टली बच्चे कुछ बच्चे हो सकता है कि इंग्लिश ना ले रहे हों, बट किसी के लिए ये चीज़ ईजी हो सकती है, बेहद ईजी। जैसे हम लोग एक इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स किया करते थे, याद है आपको? याद करने का मैं तरीका बता रही हूँ जिससे आपको चीज़ें इजी हो जाएं, ठीक है। एक हम लोग क्या करते थे, जब हाई स्कूल में हुआ करते थे या 12th लेवल तक हुआ करते थे, हालांकि आगे तो उसके भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं जो ग्रेजुएशन में आके छोड़ देते हैं, हम लोग सिंटैक्स किया करते थे। सिंटैक्स क्या होते थे? सिंटैक्स होते थे हम लोग शब्दों को जोड़ने का एक कंजक्शन, उसी को बोला जाता था, उसी को सिंटैक्स भी कहा करते थे। तो इसका मतलब होता था चीज़ों को जोड़ना। तो बस ऐसा ही कुछ हम लोगों को समझ लेना है, यहाँ पर जोड़ना नहीं बट जोड़ने का तरीका बताया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब स्वीकार्य वाक्यांश और वाक्य निर्माण के लिए शब्दों को जोड़ने का तरीका क्या है मेरे बच्चे? सिंटैक्स है। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि भाई बी इज रिलेटेड टू थर्ड, बी इज रिलेटेड टू थर्ड। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है फिलहाल, कुछ बी की तरफ जा रहे हैं, कुछ डी की तरफ जा रहे हैं। देखो उसके बाद मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है शब्द निर्माण में शामिल अर्थपूर्ण इकाई प्रणाली, ठीक है, अर्थपूर्ण इकाई प्रणाली मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। ए इज रिलेटेड टू फर्स्ट, यहाँ देखेंगे ए इज रिलेटेड टू फर्स्ट, बिल्कुल भाई हमको यहाँ पर मिल चुका, यानी सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, ए का संबंध फर्स्ट से हो गया। बी कह रहा है सिंटेक्स का मतलब कहाँ से है? तो स्वीकार्य वाक्यांश और वाक्य निर्माण के लिए शब्दों को जोड़ने का तरीका। बी इज रिलेटेड टू थर्ड, इसका मतलब आंसर क्या जाने वाला है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं भाई प्रैग्मेटिज्म क्या है। तो कह रहा है प्रैग्मेटिज्म का मतलब है उपयुक्त संवाद और भाषा को संदर्भ में कैसे उपयोग किया जाए। एंड उसके बाद बचता है डी, डी का संबंध सेकंड से बता रहा है, यानी सिमेंटिक्स वह प्रणाली जिसमें शब्द और वाक्यों के अर्थ शामिल हो। क्या? शब्द और वाक्यों के अर्थ शामिल हो मेरे बच्चे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सिमेंटिक्स। क्या कहेंगे बच्चा? उसे हम कहेंगे सिमेंटिक्स। जस्ट 1 मिनट। अरे यार कहाँ चला गया? हाँ, इधर से ही लेना पड़ेगा। चल, तो आंसर निकला है ना, जितने बच्चे बी की तरफ जा रहे थे, दैट इज द राइट आंसर। ठीक बच्चों, चलिए भाई आगे करते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाने वाला है? अगला क्वेश्चन, विशेष समय पर एक परिवार में वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह है। क्या कह रहा है? विशेष समय पर, ठीक है। तो मेरे बच्चे विशेष समय पर एक परिवार में वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह है, उसे क्या कहोगे आप? मौद्रिक आय कहोगे, या फिर वास्तविक आय कहोगे, या मानसिक आय कहोगे, या भौतिक आय कहोगे? तो देखो भौतिक आय कोई आय तो होती नहीं है, ठीक है ना, भौतिक आय कोई आय होती नहीं है। बिल्कुल भाई, भौतिक आय कोई भी आय नहीं होती है। मानसिक आय जो हमको सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन, हम किसी भी कार्य के बदले या मुद्रा के बदले हमें क्या सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो,
संतुष्टि प्राप्त हो, उसे हम बोलते हैं साइकिक आय या मानसिक आय बोलते हैं। मौद्रिक आय जो हमें रुपए के फॉर्मेट में प्राप्त हो, किस फॉर्मेट में, रुपए के फॉर्मेट में प्राप्त हो, वो मौद्रिक आय होता है। इन्होंने बोला विशेष समय पर एक परिवार में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। तो मेरे बच्चे वस्तु और सेवा का प्रवाह हमारी क्या आती है, वास्तविक आय आती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक बच्चे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है मानव विकास के लिए एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में तीसरे चरण को कहा जाता है। चलिए, इतने सब बच्चों को नेट का एग्जाम देना है, बताओ भाई। सारे बच्चे भाग गए इसलिए कि मैम नेट का पेपर करा रही हैं, इतना डरते हैं नेट के पेपर से, समझिए आप लोग, ठीक है। चलिए, सारे बच्चों को नेट का पेपर देना है, आंसर करो मुझे बच्चों। सारे बच्चों को नेट का पेपर देना है, इतने सब लोगों को नेट का पेपर देना है। चलिए, मानव विकास के एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में तीसरे चरण को कहा जाता है। बताओ, तीसरे चरण को हम क्या कहते हैं? स्वायत्तता बनाम शर्म और शंका, या फिर विश्वास बनाम अविश्वास, या फिर मेरे बच्चे पहचान बनाम पहचान भ्रांति, या फिर कह रहा पहल बनाम दोष। आंसर करो भाई, सारे बच्चे आंसर करेंगे, बताएं। क्वेश्चन नंबर 54। यस, तो हम तीसरे चरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी मेरे बच्चे? तीसरे चरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इन्होंने ट्रस्ट मिसट्रस्ट दिया हुआ था, याद है सबको? बताओ, हमने आपको, देखिए आप कहीं पर भी ले लीजिए, लगा के नेट से आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनीवे कोई भी पेपर हो, ठीक है, एनीवे कोई भी पेपर हो, हमने आपको क्लास में भी बताया है, हम आपको यहाँ पर भी बताते हैं बच्चे कि आपका सिर्फ और सिर्फ आपसे ये स्टेप ही पूछता है। अगर आपने इसमें से 8 के 8 स्टेप आपने याद कर लिया ना, तो आप समझ लीजिए कि इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हमेशा से कहती हूँ, आप कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम देख लो, एरिक्सन का बिल्कुल फिक्स है, इनकी सिर्फ और सिर्फ क्या पूछी जाएंगी मेरे बच्चे? इनकी सिर्फ और सिर्फ आपसे यही स्टेजेस पूछे जाएंगे, कुछ नहीं इनमें याद करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेजेस याद कर लेनी है, कहानी खत्म, ठीक है ना। और कुछ भी आपको इसमें नहीं याद करना है, ठीक है बच्चे। चलो, यस, आंसर करो भाई, फटाफट आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बी, किसी का कमेंट्स मुझे ही नहीं दिख रहा है या आप सब कर नहीं रहे हो? एडोलसेंस पे आता है, डीएसएसबी का एग्जाम कब है? आप लोगों की यही, कितनी बार मुझे लगता है हर क्लास में मैं बताती हूँ ना, लगभग मुझे लगता है मैं हर क्लास में बताती हूँ कि अभी कोई डेट नहीं आई है, अभी कोई डेट नहीं आई है, यही मतलब हर मुझे लगता है शायद कोई ऐसी क्लास जाती हो, इसके बावजूद भी आप लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि मैम डेट आ जाएगी तो मैम छिपा के थोड़ी ना बैठेंगी, समझ रहे हो? डेट आ जाएगी तो मैम कोई छिपा के बैठ जाएंगी क्या कि डेट आ गई, ऐसा बच्चों को नहीं बताएंगे, नहीं तो बच्चे जान जाएंगे और काम खराब हो जाएगा। तो मैम ऐसा कुछ करने वाली नहीं है, इस चीज़ को आप लोग भली बात समझ लो। जैसे ही कोई डेट आ जाएगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो या डीएसएसबी की हो, ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास किया करो, समझ गए ना कि डेट आ जाएगी तो मैम आपको तुरंत बताएंगी, ठीक है। चलिए, पूजा टीचिंग इंस्टीट्यूट, मैम मैथ का भाई मुझे नहीं पता बच्चा, हम लोग यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ होम साइंस पढ़ते हैं और हम लोग पूरी जानकारी होम साइंस से ही रिलेटेड रखते हैं, राइट बच्चे। चलो प्लीज़ आप किसी और प्लेटफॉर्म पर पता कर लें जो स्पेशल मैथ से रिलेटेड हो, या फिर आप सीधा सा जा कर के यार देख लो, जो नोटिफिकेशन आया वहाँ देख लो। तो हमने आपको बताया पहली स्टेज क्या थी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट थी, दूसरी क्या थी, ऑटोनॉमी वर्सेस आपका डाउट था, तीसरी ट्रस्ट इन्होंने पूछा है, मानव विकास के लिए एरिक एरिक्सन सिद्धांत का तीसरा चरण तो हमने आपको बताया था इनिशिएटिव एंड गिल्टी, बच्चा गिल्टी फील करता है, ठीक है ना, क्या फील करता है? गिल्टी फील करता है, यानी आत्मबल बनाम अपराध भाव जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो
बनाम आत्मबल बनाम अपराध, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बोले। और चौथी जो स्टेज आती है वो हमारी परिश्रम बनाम हीनता की है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे आत्मबल बनाम अपराध भाव की हम बात करेंगे, जिसको हम पहल शक्ति बनाम दोष कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में बोलें तो पहल शक्ति बनाम दोष। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक बच्चे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चे। चलो अगला करेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है एआरएफ का प्रमुख लक्षण क्या है। बढ़ा हुआ सीरम क्रिएटिनिन स्तर, या फिर बढ़ा हुआ रक्त कोलेस्ट्रॉल, या फिर मेरे बच्चे कह रहा है कम हुआ रक्तचाप, या फिर कह रहा है कम हुआ बोन मॉस इंडेक्स, ठीक है। आंसर करना है आपको। राइट आंसर क्या जाने वाला है, बहुत बढ़िया भाई। एआरएफ का प्रमुख लक्षण है, यस। तो एआरएफ का प्रमुख लक्षण क्या है, बोलेंगे मैम सीरम क्रिएटिनिन स्तर। यहाँ पर क्या होता है मेरे बच्चे, जो क्रिएटिनिन का स्तर है ना वो बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है वर्क में। वयस्कों को सीखने में मदद करने की कला एवं विज्ञान को कहते हैं, बताइए। वयस्कों को सीखने में मदद करने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, या सोशियोलॉजी कहेंगे, या एंथ्रोपोमोलॉजी कहेंगे, या फिर एंड्रोगॉगी कहेंगे, बताइए फटाफट बताएंगे आंसर क्या जाएगा। तो भाई वयस्कों की बात की जा रही है ना, तो बोलेंगे मैम एंड्रोगॉजी, ठीक है। एंड्रोगॉजी इज द करेक्ट आंसर। चाइल्ड एंड पेडोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वही ये पेडोलॉजी है जहाँ बच्चों का अध्ययन किया जाता है। सोशियोलॉजी जहाँ पर हम समाज का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, तो जहाँ पर हम मानव मिति यानी शरीर के विभिन्न भागों पर, विभिन्न शरीर के विभिन्न हिस्सों में जमा हुए फैट का जब हम अध्ययन करते हैं उसे हम एंथ्रोपोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रोपोमोलॉजी। जैसे हम तो लोग देखते हैं ना, हर एक की बॉडी में होता है कि जैसे हाथ के ऊपरी बाजू में जो फैट होता है वो अधिक होता है, ठीक है ना। कैलिपर द्वारा जो हम फैट को मेजर करते हैं, एंड उसके बाद बॉडी के अलग अलग भागों में, जैसे गाल पर या हम बोलेंगे चीक पर फैट का स्तर, भुजाओं पर फैट का स्तर, बाहों में फैट का स्तर, कुछ इस तरह से देखा जाता है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोमोलॉजी कहते हैं। एंड्रोगॉजी वयस्कों के लिए होगा। अगला करेंगे मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्या है, मेयोनिस में पायसीकरण। मेयोनिस में पायसीकरण इमल्सीफाइंग का गुण इसके कारण है, बताओ। चलिए बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे भाई, आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या है, मेयोनिस, ठीक है। आंसर करेंगे बच्चा, राइट आंसर क्या जाने वाला है, बहुत बढ़िया, यस। तो बोलेंगे मैम मेयोनिस, इसको हम दूसरी भाषा में देखें तो अंडा भी कह सकते हैं। अंडे में पायसीकरण का गुण इसके कारण, आप बता लेंगे, बताइए आंसर क्या कह रहा है, ब्रोमोलिन, लेसिथिन, पेप्सिन, या फिर कह रहा है ओवा ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ओवोग्लोब्यूलिन, बताइए। तो यहाँ ओवोग्लोब्यूलिन तो एक तरह की प्रोटीन हो जाती है। अगर हम पेप्सिन की बात करते हैं तो ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो कि आमाशय से सीक्रेट होता है, ठीक है ना। लेसिथिन क्या करता है, ये पायसीकरण का काम करता है, यानी बॉन्डिंग का काम करता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो बोलेंगे मैम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लेसिथिन। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है पर्याप्त जिंक व उनके लिए आवश्यकता होती है। पर्याप्त जिंक की उनके लिए आवश्यकता होती है, किसके लिए आवश्यकता होती है, जिनकी कोशिकी वृद्धि का मतलब जिनकी कोशिकाएं वृद्धि कर रही हो, आई मीन ऐसे बच्चे जो ग्रोइंग एज पर हो, ठीक है, कोशिकी वृद्धि, या फिर प्रतिरक्षित कार्य, या फिर मेरे बच्चे खून का थक्का जमना, या फिर कह रहा है प्रजनन कार्य, या फिर मांसपेशियों में संकुचन। आंसर करेंगे, राइट आंसर क्या जाने वाला है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 58, यस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या जाने वाला है, यस। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं
पर्याप्त जिंक व उनके लिए आवश्यकता होती है। तो ऑब्वियसली देखो यार, सिंपल सी बात है, कोशिकाओं की वृद्धि के लिए, प्रतिरक्षित कार्य के लिए, ठीक है ना, इसके साथ साथ मेरे बच्चे प्रजनन कार्य के लिए, और यहाँ पर मांसपेशियों में संकुचन, तो ऐसा नहीं है कि मांसपेशियों में संकुचन के लिए नहीं चाहिए, चाहिए, ये गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है ना। खून का थक्का जमाने के लिए हमें जिंक की पर्याप्त आवश्यकता नहीं चाहिए, दैट इज श्योर। लेकिन अब हम यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी अपने लोगों के अकॉर्डिंग पहला सही है, दूसरा सही है एंड चौथा सही है। तो मेरे बच्चे पहला, दूसरा और चौथा आंसर क्या जाने वाला है, बोलेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट मेरे बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे। मांसपेशियों में संकुचन के लिए भी जिंक अनिवार्य है, क्योंकि भाई जिंक ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारा ब्लड फॉर्मेशन जो हो रहा है वो प्रभावित होगा, और अगर वो प्रभावित होगा तो क्या संकुचन हो पाएगा, क्या बोलेंगे मैम नहीं हो पाएगा। कनेक्टिविटी तो एक दूसरे से है ना, अगर एक क्रिया बाधित होगी तो ऑब्वियसली श्योर है कि दूसरी क्रिया भी हमारी शरीर की बाधित होगी, क्योंकि ब्लड की बात कर रहा। और जिंक किसके लिए सहायक है, तो मेरे बच्चे ब्लड के फॉर्मेशन यानी ब्लड के निर्माण के लिए सहायक है, चाहे वो विटामिन B12 का तो मुख्य घटक ही होता है। तो भैया विटामिन B12 तो कुछ कर ही नहीं सकते बिना जिंक के, है ना, तो इसलिए बोलेंगे मैम उसके लिए तो कंपलसरी है, ठीक। इस आधार पर हम देखेंगे आंसर क्या जाने वाला है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट मेरे बच्चे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलिए ओके मेरे बच्चे, चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 59। वह सिद्धांत जो यह मानता है कि व्यवहार जीव विज्ञान, ये कौन है भाई लगातार बात कर रहा है, पूजी यादव, बात करने आते हो या पढ़ाई लिखाई करने आते हो, पढ़ना लिखना नहीं है। उतनी देर से आपकी चैट कॉल, एक दूसरे का नंबर ले लो प्लीज, आप लोग खूब सारी बातें कर लो कॉल करके, ठीक है बस। बट इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा सीरियसली लिया करो, ठीक है। यहाँ आलतू फालतू की चीजें नहीं होती हैं कि यहाँ पर आके आप घंटों चैट कर रहे हो, क्यों अपने को और अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो। सीधा सा पढ़ाई करो, मेरी बातें आपको कड़वी लगेंगी बट बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैं बोलती हूँ कि फालतू का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है तो पढ़ाई लिखाई मत करो। किसी ने बंधन डाल रखा है क्या कि नहीं पढ़ना ही पढ़ना है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। आपको जिस काम में मन लगता है आप उस पर अपना कैरियर बनाओ। यहाँ मैं देख रही हूँ आधा घंटा निकलने वाला है, बात ही नहीं खत्म हो रही है आप लोगों की। सोचते हो मैडम तो वैसे भी इग्नोर कर रही, मैम क्यों, लेकिन मैम हर बात पर आपकी हर कमेंट्स पर नोटिस करती हैं, ठीक है ना। कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ माइंड चीजें निकल जाती हैं आंखों से, लेकिन सीरियस जिन बच्चों को पढ़ना हुआ क्या, मैं बच्चों से हाथ जोड़ करके, आपसे हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन करती हूँ, ठीक है ना, कि मेरे बच्चों अगर पढ़ना हुआ करे तभी आया करो इस प्लेटफॉर्म पर, फालतू की बातें करने मत आया करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को आप कलंकित करें। ये बोले कि मैं तो रुचि मैम की क्लास में जाती थी, रुचि मैम की प्रैक्टिस करती थी और वहां पर हमारा कुछ नहीं, क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना, कोई आया बाहर, क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना तो ये नहीं दिखता है, बच्चे को अपनी कमी नहीं दिखती है, अपनी कमी उसे तब दिखती जब मरने मारने की स्थिति आ जाती है कि यार अब मैं कहीं की नहीं रही, तब लास्ट में उसको अपनी कमी दिखती है। लेकिन वो जब व्यक्ति जब थोड़ा सा हाइपर मूड में होता है ना तो बस उसको टीचर ही नजर आता है कि टीचर ने ऐसा किया। तो प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं इन सभी अनुभवों से गुजर चुकी हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन पर भी पढ़ाई होती है, यहाँ पर भी पढ़ाई ही होती है। बहुत ऐसा रेयरली हो कि टॉपिक दूसरा छिड़ जाए तो आपके पीछे 10-15 मिनट हमारा बेकार चला जाए, ठीक है, बट यहाँ पढ़ाई मतलब पढ़ाई होती है। तो प्लीज मुझे ऐसे सब बच्चों से निवेदन है कि जिसको पढ़ने, देखो आप देखते हो कितने समझदार वो बच्चे हैं, जिनको नेट में नहीं पढ़ना होता है वो नहीं आते हैं, अदरवाइज आप सब देखते हो, आप सब अपनी स्ट्रेंथ देखते हो, लगभग 450 एन एवरेज बच्चा आता है पढ़ने। जिसको नहीं पढ़ना है नेट की प्रैक्टिस, सब समझदार बच्चे हैं, उनको लगता है यार हमें नहीं पढ़ना है, हमारा टाइम बर्बाद होगा, मन भी वहां नहीं लगेगा, फालतू का मेरा डाटा जाएगा, टाइम जाएगा, मैं अपना पढ़ती हूँ। नहीं आते बच्चे, कोई बात नहीं, मुझे पता है जब हम फिर से उनके लेवल की चीजें लाएंगे वो फिर पढ़ने आएंगे।
लेकिन यहाँ पर आलतू फालतू की बातें हैं कि बहन को राखी बांधना है, भाई को जिंदगी भर राखी बांधना है। अपना जब तक संरक्षण नहीं करोगे तो कोई भाई, कोई बहन, कोई तुम्हारा हेल्प करने नहीं आएगा। ये दुनिया का कड़वा सत्य है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। भविष्य बना लोगे तो सब साथ आएंगे और सब हाथ बढ़ा बढ़ा के राखी बंधवाएंगे और गिफ्ट भी मांगेंगे। कहीं की नहीं रहोगे तो कोई झांकने तक नहीं आएगा आपके घर, ठीक है ना। यही सत्य है और इस सत्य को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी स्वीकार करो और समझो, आगे बढ़ो। मेरी बातें चुभने वाली हो सकती हैं लेकिन आपको हो सकता है कि जागरूक कर दें, ठीक है मेरे बच्चे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। चलो आगे करते हैं। वह सिद्धांत जो यह मानता है कि व्यवहार जीव विज्ञान और विकास से अत्यधिक प्रभावित होता है को कहा जाता है। देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे को लेकर के नहीं कहती हूँ, मैं सबसे कहती हूँ। और हमारा बोलने का तरीका इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप 2 बच्चों की वजह से मेरे पूरे के पूरे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं पढ़ाई में। आप कमेंट्स करते हो, ऑब्वियसली बच्चे की नजर जाती है। हर बच्चा क्वेश्चन को छोड़ करके आपको कमेंट्स पढ़ने लगता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी। अगर हम इसमें ये कहें कि बच्चे ध्यान मत दो तो पॉसिबल नहीं। मैं ये भी कहती हूँ कमेंट जरूर करो कि आप आंसर जरूर बताओ, थोड़ा सा एक्टिव रहो, मैं ये भी कहती हूँ। तो भाई कमेंट सेक्शन आना तो जरूरी है ना। और बच्चे की नजर जाती है वो फिर ध्यान उसका भटकता है। तो प्लीज आप लोग ना खुद नहीं पढ़ते हो और जो 250-300 बच्चे हैं उसको भी डिस्टर्ब करके रखो। आपके एक काम से कितने लोगों को हानि हो रही, सोचा है कभी? ठीक है, तो प्लीज ना तो खुद डिस्टर्ब हो ना दूसरों को डिस्टर्ब करें, कोशिश करें आप। चलिए, यह सिद्धांत जो यह मानता है कि व्यवहार जीव विज्ञान और विकास से अत्यधिक प्रभावित होता है को कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है मेरे बच्चों इकोलॉजिकल सिद्धांत, या एथोलॉजिकल सिद्धांत, या एरिक्सन का एपिजेनेसिस सिद्धांत, या फिर कह रहा है डार्विन का सिद्धांत। किसकी बात कर रहे हैं? व्यवहार जीव विज्ञान और विकास से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। बताओ सारे बच्चे, आंसर बताओ, फटाफट बताओ मेरे बच्चे। चलिए आंसर करेंगे मेरे बच्चे, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 मेरे बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, यस। तो क्या बोलेंगे? कहेंगे वह सिद्धांत जो ये मानता है कि व्यवहार जीव विज्ञान और विकास से अत्यधिक प्रभावित होता है को कहा जाता है क्या? डार्विनवाद ने दिया हुआ है, ठीक है ना, डार्विनवाद ने दिया हुआ है, राइट। डार्विन का सिद्धांत ये हमको थ्योरिकल बताता है, राइट। अगला करेंगे मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? यहाँ पर कथन और अभिकथन दिया हुआ है। कथन अभिकथन मेरे बच्चे कह रहा है सामाजिकीकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में सम्मिलित किए जाने और उसे समाज का और उसके विभिन्न समूहों का विशेष सदस्य बनाने की प्रक्रिया। इस बार जो हम आपको एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं वहाँ आपको ये पूरे के पूरे टर्म लिखा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं कि हो सकता है आपसे डेफिनेशंस पूछने का तरीका अब वो नहीं रहा कि आपसे उसका डेफिनेशंस बताया जाए और बाद में लिख दिया जाए किसका, गैप करके दे देता है कि इसको, इस टर्म को हम कहते क्या हैं, ठीक है मेरे बच्चे, इस टर्म को हम कहते क्या हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बता रही पूजा जी। देखिए ये सिंह जी आपको बिल्कुल रिप्लाई सही दे रही हैं। यूजीसी नेट का 22-23 इसके आगे भी जाना था तो कुछ डेट एक्सटेंड हो रही थी, बाकी देखते हैं कैसा क्या होता है। अभी 3-4 दिन है, जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। चलिए कारण कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है सामाजिकरण का अर्थ किसी व्यक्ति को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में सम्मिलित किए जाने, उसे समाज का उसके विभिन्न समूहों का विशेष सदस्य बनाने की प्रक्रिया है। समाजीकरण का मतलब क्या है? जब हम किसी एक मानव को मानवता सिखाएं, वही क्या है? समाजीकरण है। मैंने अपने शब्दों में बयां किया कि जब हम किसी एक मनुष्य को मानवता सिखाएं, क्या सिखाएं? हम उसे मानवता का पाठ पढ़ाएं, ठीक है, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे अपने समाज से संबंधित, अपने कल्चर से संबंधित, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, सब क्या है, और उसे हम एक समाज में जीने लायक एक इंसान बनाए, समाज में जिसे एक हक मिले, समाज में जिसे वो एक अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल करे, वही तो है ना समाजीकरण। उसके बाद कारण क्या कह रहा है? सामाजीकरण के माध्यम से बच्चे और किशोर अपने दिन प्रतिदिन के जीवन जीने के तरीके सीखते हैं और परिवार के भीतर अपने साथियों और अन्य सामाजिक समूह के साथ सामाजिक परस्पर व्यवहार के कौशल को अर्जित करते हैं, ठीक है ना। चलिए बताना है आपको मेरे बच्चे। ऑप्शन ए कह रहा है
ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही अभिव्यक्ति है। एंड बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही अभिव्यक्ति नहीं है, ये कह रहा है। उसके बाद कह रहा है सी ए सही है लेकिन आर गलत है, एंड डी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। बताओ मेरे बच्चे क्या जाएगा? बहुत बढ़िया। मैम उत्तराखंड के लिए कुछ बता दीजिए, 18 अगस्त को एग्जाम। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके चलो। यस, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आपके कुछ टर्म दिए हुए हैं और टर्म के आधार पर आपको क्या करना है? अपना आंसर चूज करना है। ठीक है ना, आपको अपना टर्म के आधार पर आंसर चूज करना है। इधर कह रहा है सामाजिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आभ्यंतर क्षेत्र, एंड उसके बाद कह रहा है वैयक्तिक क्षेत्र। इधर आपके पूरे के पूरे टर्म दे रखे हैं। ठीक है ना, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना है। चलिए बताएंगे बच्चे, सारे बच्चे आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सामाजिक क्षेत्र, अब यहाँ पर पहले पढ़ते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। संप्रेषक से 18 इंच की सीमा तक विस्तार। ठीक है, क्या कह रहा है? संप्रेषण से 18 इंच की सीमा तक का विस्तार क्या कहलाएगा? क्या वो सामाजिक क्षेत्र होगा, या सार्वजनिक क्षेत्र होगा, या अभ्यंतर क्षेत्र, इंटीमेट क्षेत्र होगा, या फिर वैयक्तिक क्षेत्र? अगला कह रहा है किसी संप्रेषक में 12 फीट से दूरी पर शुरू होने वाला, यानी कोई एक संप्रेषक है वो 12 फीट दूरी के बाद शुरू होने वाला संप्रेषक। मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं, मंच बना है, अब 12 फीट दूरी के बाद संप्रेषण हो रहा है। ठीक है ना, यस। अगला करेंगे किसी संप्रेषण से 18 यानी 1.5 फीट से लेकर 4 फीट की परिधि तक का विस्तार, या फिर कह रहा है यहाँ पर किसी संप्रेषक से 4 फीट से लेकर 12 फीट की परिधि तक का विस्तार। आंसर करना है मेरे बच्चे, यस फटाफट, बहुत बढ़िया, कोशिश करिए कि क्या हो सकता है। यस, कोशिश करेंगे कि क्या होगा। तो देखो जब भी हम बात करेंगे सामाजिक क्षेत्र, तो समाज हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे फ्रंट से 12 फीट दूरी पर होगा। सामाजिक क्या है? समाज क्या है? यानी हम अगर बोले पर्यावरण क्या, चारों तरफ, ऐसे ही समाज हमारे चारों तरफ है ना, तो बोलेंगे मैम अगर वो चारों तरफ है तो बोलेंगे 4 फीट। किसी संप्रेषक व्यक्ति से 4 फीट से लेकर 12 फीट तक की परिधि का जो विस्तार होगा मेरे बच्चे, वो क्या होगा? वो सामाजिक क्षेत्र में आ जाएगा। कौन आ जाएगा? बोलेंगे मैम सामाजिक क्षेत्र में आ जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो देखो हमने आपको बताया ना, सार्वजनिक प्लेसेस या सार्वजनिक क्षेत्र कैसे होंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, यानी भाषण दे रहा है। ठीक है, और कह रहा है उस व्यक्ति से, यानी किसी संप्रेषण से 12 फीट की दूरी से शुरू होने वाला। तो मेरे बच्चे आप देखिएगा कोई भी व्यक्ति भाषण देता है तो ऐसा नहीं होता कि उसकी नाक के नीचे से ही सारे के सारे जो ऑडियंस हो वो बैठी हो। ऑडियंस हमेशा उससे लगभग 10 से 12 फीट 15 फीट दूरी बैठी होती है, तब वो जाके ऐसे देख पाता है। पता चले नीचे बैठे तो कहते हैं आप तो मेरी तरफ देखें, तो गर्दन झुका के बात करेगा, अच्छा नहीं रहेगा ना। तो बोलेंगे मैम वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है ना, जहां पर क्या हो, देखिए कह रहा है शुरू होने वाला एवं 25 फीट तक विस्तार योग्य, उसकी दृष्टि श्रव्य सीमा तक विस्तार। अब इतना भी दूरी तक ना बैठ जाए कोई कि मैडम क्या बोल रहे हैं, या फिर जो भाषण देने वाला है वो बोल क्या रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो सामान्य सी बात की जा रही है संप्रेषण की। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति संप्रेषणकर्ता से 12 फीट दूर है और मैक्सिमम 25 फीट तक के विस्तार की, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जहां तक उसे सुनाई दे और जहां तक उसे दिखाई दे उतनी दूर तक का क्या हो जाता है मेरे बच्चे? बोलेंगे मैम सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद अभ्यंतर इंटीमेट क्षेत्र। ठीक है ना, अभ्यंतर इंटीमेट क्षेत्र की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है? किसी संप्रेषक से 18 इंच से लेकर 4 फीट की परिधि तक का विस्तार क्या होता है? इंटीमेट क्षेत्र होता है। आप कर देंगे सब फटाफट सारा का सारा। यस, देखेंगे सामाजिक क्षेत्र का संबंध ए से था। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र का संबंध किससे था? चौथे से था। ए इज रिलेटेड टू फोर्थ, तो ए इज रिलेटेड टू फोर्थ हमें मिल जाता है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। उसके बाद बी इज रिलेटेड टू सेकंड,
मेरे बच्चे बी इज रिलेटेड टू सेकेंड, ये हमको मिल गया, बाकी और कहीं नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट बच्चे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलिए, ओके मेरे बच्चे चलिए, यस अगला करेंगे, नेक्स्ट करेंगे मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? श्रोताओं हेतु विषय वस्तु का चयन अथवा नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है? बताइए, श्रोताओं हेतु विषय वस्तु का चयन अथवा नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है? यस चलिए, चलिए पूजी जी आपका यहाँ पर पूजी यादव लिखा है। देखो बेटा, हमारा कुछ भी ऐसा आपसे ऐसा नहीं है कि मैं आपको सुना दी, नहीं, हम आपको समझाने का, प्यार से डांट करके किसी भी तरह से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मुझे पता है आप समझदार हो, लेकिन समझदार होने के बावजूद भी हम लोग कहीं कहीं गलती कर देते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई बच्चा बिना पढ़ने के लिए आता, सब पढ़ने के लिए आते हो, लेकिन कभी कभी हम लोग जानबूझकर भी गलतियां कर देते हैं और समझ नहीं पाते हैं। और हमारे अक्सर देखिएगा, हर व्यक्ति अपने उस चांस को गंवा देता है, ये सत्य है, आप महसूस करिएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली मैंने देखा है, मैंने अभी तक की अपनी उम्र का, अभी तक की जो भी हमारी उम्र है यहाँ पर, तो मैं अब अक्सर महसूस किया कि हम लोग उन्हीं पॉइंट को मिस करते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आप देखिएगा, कोई आप न्यूज सुनते हो, बहुत प्रैक्टिकली अनुभव बता रही हूँ, सोचिएगा आप लोग देखिए, जब कभी कोई न्यूज सुनते हो और ये देखते हो कि ये इसका मुद्दा क्या है, मैं वही पॉइंट आपके मिस हो जाते हैं। उसी टाइम आप ध्यान लगाए रहते हो, लेकिन कोई ना कोई से आपसे जो बाहर की बाधाएं हैं वो आपको, कभी कोई चिल्ला देगा, शोर मचा देगा, या इंटरनेट इशू हो जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा। तो मेरा बच्चा देखो पूजा जी, इसको दिल से नहीं लेना है पूजा जी, ठीक है, कि मैम ने इतना सुना दिया, मेरा कोई सुना, मैं क्यों सुनाऊंगी आपको, ठीक है। हमारा मतलब कहने का, समय की कीमत समझो। मैं आपका ही कमेंट्स मुझे बार बार दिख रहा था, इसलिए मैंने स्पेशल आपका नाम लेके कहा, ठीक है ना। हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बच्चे का मन है, स्वतंत्र है, सब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समझ कर ही हम आपको डांटे हैं, कुछ आपको समझ कर ही हमने आपको समझाया, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको अन्यथा मत लो, आराम से पढ़ो। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि कुछ भी इस तरह से आपको सुनाया जाए या बोला जाए। हमारा मतलब बहुत, वैसे भी आप लोगों की लाइफ, हम सबकी लाइफ इतनी बिजी है, और अगर किसी तरह से समय निकाल के आप आते हो तो पढ़ लो। शादी नहीं हुई होगी तो यही एक समय है मौका पढ़ने का, शादी हो जाएगी तो उसके बाद पता है बर्बादी शुरू हो जाती है जीवन की, ये सत्य है। हम ये नहीं कहेंगे, कहीं तरह से देखा जाए तो लाइफ का एक बहुत अहम रोल है वो भी शादी के बाद, और शादी करना, बट ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपका समय मिला आप उसको बढ़िया से यूटिलाइज करें। मेरी बातें कड़वी जरूर लगे, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम हमेशा इस चीज़ को याद रखोगे कि कुछ भी कभी भी आओगे तो आप ध्यान रखोगे। ये याद रखना, हम लोग उसी समय को गंवाते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। हमारे साथ बाधाएं उसी टाइम पर आती हैं जब हमारा पीक पॉइंट होता है ऐसा कि नहीं है बच्चों? बताओ, आप सब बताओ, ऐसा है कि जब हम बहुत पीक पॉइंट पर होते हैं उस टाइम इतनी समस्याएं आती हैं, ऐसा लगेगा यार ये क्यों इतनी बाधाएं बन के आ गई हैं। तो समय को समझो, क्या पता हम जिस क्वेश्चन को करा रहे हैं और जिस टाइम आप बात कर रहे हो वही क्वेश्चन आ जाए, क्या कर लोगे आप? फिर तो बोलोगे मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं था, है ना। तो ऐसा नहीं करते हैं बच्चा, समझने का प्रयास किया करो, ठीक है। पूजी जी, अब पूजी जी चली गई हैं या नहीं गई हैं मुझे नहीं पता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ भी अन्यथा नहीं लेना है, हर चीज़ को पढ़ना है, समझना है। हमारी पढ़ाई में, मैं क्लास में डांट देती हूँ बच्चों को कभी कभी, तो मेरी पढ़ाई में आपको डांट भी पड़ेगी, कभी कभी मैं ये भी बोलती हूँ कि एक एक थप्पड़ पड़ेगा। आपके बगल में कौन बैठा है सबसे बोलो मेरे एक एक थप्पड़ मारे, गलत कर दिया, इतना सरल क्वेश्चन गलत कर दिया, है ना। तो हमारी क्लास में आपको डांट भी पड़ेगी, आपको बहुत सारी हो सकता है व्यवहारिक जीवन की बहुत सारी आपको कड़वे और अच्छे अनुभव भी मिले,
पढ़ाई तो होती ही होती है। तो सब चीजें हम सिर्फ और सिर्फ आपको किताबी कीड़ा बना के नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। हमारा एक ये ध्येय है अपनी क्लास का भी कि सिर्फ किताबी कीड़ा और रटन विद्या सिर्फ आपको नहीं देते हम आपको हर तरह के उन पहलुओं में भी ले जाना चाहते हैं, उस सत्य से भी वाकिफ कराते हैं जो वास्तव में है, ठीक है मेरे बच्चे, राइट। चलो भाई, ठीक है, यस बच्चे, चलो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अपना काम ही है समझाना, डांटना, सब कुछ करना, आपका काम है पढ़ना, ठीक है। पढ़ो, सब सक्सेस हो। मेरा मतलब कहीं पर भी जाके बात मत करो, सिर्फ और सिर्फ अगर जिस काम से हो उसी पर हमारा फुल्ली फोकस होना चाहिए, राइट बच्चों। चलो, श्रोताओं है तो विषय वस्तु का चयन अथवा नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, बताओ बच्चा। श्रोताओं है तो विषय वस्तु का चयन अथवा नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को किस रूप में परिभाषित किया, सबको पता होगा ये। यस, ऑप्शन ए कह रहा है वॉचमैन, दूसरा गेट कीपर, तीसरा हाउस कीपर और चौथा कह रहा है गार्ड। बताओ मेरे बच्चे क्या है। श्रोताओं हेतु विषय वस्तु का चयन अथवा नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। आंसर करेंगे मेरे बच्चे, आंसर करें, देखते हैं कितने बच्चे देंगे। चले, यस, बिल्कुल पूजी जी ने कर दिया मैम, मुझे बुरा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आप सब नाराज हो जाते हो ना, तो मुझे भी तो टेंशन होती ना, मेरा बच्चा नाराज हो गया है ना। तो आपकी अगर थोड़ी सी भी नाराजगी मैम को भी नहीं बर्दाश्त होती है, ठीक है ना। चलो, यस, सी, मोस्टली बच्चे कह रहे हैं हाउस कीपर। नहीं बच्चा, क्या होगा आंसर। श्रोताओं हेतु विषय वस्तु का चयन अथवा नियंत्रण। बताओ क्वेश्चन नंबर 62। देखो फिर से एक बार क्वेश्चंस को समझ लो मेरे बच्चे, फिर से क्वेश्चन को समझ लेंगे। यस, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गेट कीपर। अब आपके मन में आएगा कि मैम गेट कीपर तो वो होता है जो दरवाजे पर लग जाता है ना, तो किसी को अंदर जिसको जाने देता है तो पूछ के साइन करा के फिर अपने मालिक से या अपने ऑफिसर से बता करके तब आपको एंट्री देता है। नहीं, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, गेट कीपर हम लोग इसको समझेंगे अपने सब्जेक्ट के तौर पर। श्रोताओं है तो विषय वस्तु का चयन अथवा नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को, मतलब कि श्रोताओं के लिए क्या चीजें बोलनी है, क्या चीजें नहीं बोलनी है, किन चीजों को नियंत्रण करके रखना है। मतलब हम हर चीज को, कोई भी वक्ता हर चीज को श्रोता तक नहीं पहुंचा देता, तो किन चीजों को बचा के रखना है, यानी क्या चीजें हमें ओरल बता देनी है और क्या चीजें रिजर्व करके रखनी है, ठीक है। ये जो करने का काम, ये जो सिद्धांत है, ये मेरे बच्चे यही आपका गेट कीपर कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है मेरे बच्चे, गेट कीपर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है ना बच्चे। बोलेंगे मैम ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है ना, ये दूसरी बार मैं सॉल्व करा रही हूँ। एप्लीकेशन में जो प्रैक्टिस हो रही है उन बच्चों का बिल्कुल नहीं गलत हुआ होगा। क्यों बच्चों बताओ। अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले एप्लीकेशन में इस क्वेश्चन को किया था, ठीक है ना, आई थिंक 2 दिन पहले। तो एप्लीकेशन में जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनका बिल्कुल नहीं गलत हुआ होगा, ठीक है ना। तो आप सबके स्पेशल, इनमें से किसी को अगर ना पता हो, 2-4 दिन बाद वीडियो देखते हो, तो एप्लीकेशन की प्रैक्टिस आप देख लीजिएगा, वहां पर भी प्रैक्टिस चल रही है आपकी, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, भोजन योजना तैयार करने के चरणों को सही क्रम। अब आपको क्या करना है, भोजन योजना अपने को पुट कर दो, भोजन योजना आपको बनानी है। देखिए क्या योजना किए गए भोजन से परितृप्त हो गए और यह आय के भीतर है, या फिर कह रहा है बदलाव की संख्या का उल्लेख करना, प्रोटीन के लिए मांस और दालें शामिल करना, प्रत्येक भोजन के परोसे जाने वाले व्यंजनों की सूची एंड ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता नोट करना। बताओ बच्चा क्या जाने वाला है आंसर। अब बोलेंगे मैम यहाँ पर कुछ ऐसा सीक्वेंस तो दिया नहीं गया है, अब हमको यहाँ पर अपने आधार पर करना है, या हम यूं कहेंगे कि यहाँ हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि जब हम प्लान करते हैं और उसका क्रम करते हैं तो फाइनली हम क्या करते हैं, सामग्री का कलेक्शन, व्यंजनों की सूची तैयार करना, फिर उसमें से मेनू प्लान करना, ठीक है, वगैरह वगैरह, फिर उसका बनाना, फिर संख्या निर्धारित करना, इस सब के आधार पर आवश्यकता मात्रा ये सब करते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ आज होगी एनसीईआरटी की क्लास होगी, ठीक है। चलिए बताएंगे मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 63 आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। यस, तो हम क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हमें किसी भी व्यक्ति को ऊर्जा और प्रोटीन की कितनी आवश्यकता है, ठीक है ना। ऐसे ही
अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी नहीं करेंगे कि कुछ भी मनाया ये ले आओ। हम लोग अपने घरों में ऐसे ही करते हैं, ये ले आना ये ले आना, इतना वही प्री प्लान नहीं चल पाता ना इतना सब कुछ, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये ले आना ये ले आना, लेकिन वो घर वाला मेनू नहीं है, थोड़ा अलग स्पेशल टाइप का है। बोलेंगे मैम यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता को क्या कर लेंगे, आवश्यकता नोट कर लेंगे, किसी व्यक्ति को कितनी ऊर्जा और कितनी प्रोटीन चाहिए। ऐसा तो हम लोग जब कोई बीमार होता है तभी ध्यान देते हैं, बाकी तो हम लोगों का सब ऐसे ही चलता है। चलता है कि नहीं चलता है बताओ, सारे सबके घर में चलता होगा, मेरे घर में तो फिलहाल ऐसे ही चलता है। आपकी मैम तो ऐसे ही करती, भाई ये सब्जी ले आना, ऐसा लेना वैसा लेना, बना के तैयार कर दी, कहानी खत्म, सब लोग खा लो। जब कोई बीमार होता है तो फिर डाइट प्लान किया जाता है कि नहीं ये देना ये नहीं देना है। यस बच्चे, अब बोलेंगे मैम उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जब हम आवश्यकता नोट कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या रखा है या क्या चीजें पहले देते थे, अब क्या हमें चेंज करके देना है, यानी हम बदलाव की संख्या का उल्लेख करेंगे कि हमें क्या चीजें बदल करके देनी है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे मेरे बच्चे, उसके बाद हम वहां पर, अब हमें चूंकि ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता स्पेशल देख रहे हैं ना, तो हम अब यहाँ पर प्रोटीन के लिए मांस दालें ये सब शामिल करेंगे, ठीक है। जितनी भी आवश्यकता होगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी उनकी दे देंगे। फिर क्या करेंगे, बोलेंगे मैम प्रत्येक भोजन में परोसे जाने वाले व्यंजनों की सूची देख लेंगे। उसके बाद क्या आयोजन किए गए भोजन से परितृप्ति होगी, यह आय के भीतर है। हमको ये भी देखना है कि मेरे बच्चे क्या ये जो हमने किया है कि इस भोजन से फाइनली सारी चीजें हो जाएंगी। दूसरी चीज क्या हमारी ये आय के भीतर है भी कि नहीं है। यस, तो हमको ये देखना भोजन तैयार करने के चरण, तो भोजन तैयार नहीं हो चुका, हमको तैयार करना है, ठीक है। तो फाइनली क्या करेंगे, ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता पहले नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या क्या चेंज करना है। देन उसके बाद हम उस पर ये भी जो भी खाद्य सामग्रियां हैं या प्रोटीन के लिए मांस दालें ये सब हम उस पर शामिल करेंगे। एंड देन क्या करेंगे मेरे बच्चे, देन उसके बाद हम प्रत्येक भोजन में परोसे जाने वाले व्यंजन की सूची तैयार कर देंगे। एंड फिर क्या करेंगे, हम बोलेंगे मैम यहाँ पर फिर हम ये देखेंगे कि अब क्या ये परितृप्त हो पाएगी, इससे कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारी आय के भीतर है तो यस कर दिया, भेज दिया भैया, अब ले आओ बना के तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए 15 मैम एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस चलती है, आपको पता नहीं चलता कहाँ रह रही हैं आप, 3 बजे से प्रैक्टिस होती है वहाँ, ठीक है। चलो मेरे बच्चे आंसर क्या जाने वाला है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इसीलिए मैंने यहाँ बताया पब्लिक क्लास में। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रश्नावली में नियत प्रक्रिया वाले प्रश्नों का लाभ नहीं है, बताइए। यस, आंसर करेंगे मेरे बच्चे, सभी बच्चे फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा तथ्य प्रश्नावली में नियत प्रक्रिया वाले प्रश्नों का लाभ नहीं है, बताएं बच्चे, फटाफट बताएंगे। राइट आंसर क्या आ जाएगा, बहुत बढ़िया। यस यस, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है प्रश्नावली को पूरा करने में मदद होना देना, या फिर कह रहा है कोड एवं स्कोर में सरलता करना, या फिर कह रहा है उपयोगी जहाँ सैंपल के बारे में कुछ भी जानकारी ना हो अथवा बहुत कम हो, ठीक है। उसके बाद उत्तर देने वालों के लिए लिखना जरूरी ना हो। तो क्या करेंगे भाई, अगर प्रश्नावली निम्नलिखित में से ये जो तथ्य हैं प्रश्नावली में नियत प्रक्रिया वाले प्रश्नों का लाभ क्या नहीं है, बोलेंगे मैम उपयोगी जहाँ सैंपल के बारे में कुछ भी जानकारी ना हो अथवा बहुत कम हो, तो वहां के लिए क्या है, व्यर्थ है, ठीक है ना। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है मेरे बच्चे, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा कपड़े में निम्नलिखित में से कौन से गुण डाले जाते हैं, बताओ। नैनो टेक्नोलॉजी, आई थिंक ये क्लास हमने आप लोगों को यूट्यूब पर कराई थी, पब्लिक क्लास, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। आप सबने पढ़ा होगा तो पता होगा। बताइए, कह रहा है नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा कपड़े में निम्नलिखित में से कौन से गुण डाले जाते हैं, दाग एवं सिलवटे रोधी, या फिर कह रहा है लपट अवरोधक, या फिर जीवाणुरोधी, या फिर जल रोधी, बताओ मेरे बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन दिया केवल तीसरा चौथा, पहला चौथा पहला दूसरा, केवल पहला दूसरा तीसरा, या फिर केवल दूसरा तीसरा और चौथा। आंसर करेंगे मेरे बच्चे क्या जाने वाला है, तो नैनो टेक्नोलॉजी हम लोगों को देखना है, बहुत बढ़िया। यस, आंसर करेंगे। मैम प्लीज बताएं कहाँ जाने पर एनसीईआरटी बेटा, होम साइंस हब, अपने एप्लीकेशन का नाम है होम साइंस हब। प्ले स्टोर में जाकर होम साइंस हब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, रजिस्टर्ड लॉगिन कर लो, पेड कोर्स आपको दिखेगा वहां पर। पेड कोर्स को जैसे ही टच करोगे सारे जो भी बैच हमारे यहाँ रन होते हैं आपको सारे दिख जाएंगे,
ठीक है, उसमें से एक आपको दिखेगा एनसीईआरटी। आप जैसे ही एनसीईआरटी को टच करोगे, टच करते ही बाय नाउ का ऑप्शन आ जाता है, वहीं से आपका पेमेंट हो जाएगा, आपका कोर्स परचेज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सी की तरफ कुछ बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे डी की तरफ जा रहे हैं। देखिए यस भाई, देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा कपड़े में कौन से गुण होंगे, तो बोलेंगे मैम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारा दाग एवं सिलवट रोधी एंड उसके देखिए जल रोधी आपके होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो चौथा होना आपका श्योर है, ठीक बच्चे, बिल्कुल चौथा होना मेरे बच्चे श्योर है। एंड उसके बाद हमारे जो जल रोधी होगा वो दाग एवं सिलवट रोधी होगा। यह है सत्य कि नहीं? कॉमन सा समझ लो आप, क्या जो जल रोधी होगा वो दाग एवं सिलवट रोधी होगा, उसमें दाग ही नहीं पड़ेगा, सिलवट ही कभी नहीं पड़ेगी। और कैसा होगा मेरे बच्चे? लपट अवरोधी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? बोलेंगे मैम जीवाणु रोधी। इसके साथ अब हम देखेंगे पहला और चौथा कहाँ पर मिल रहा है आपको, कहीं पर दिख रहा है पहला और चौथा? तो यस भाई, पहला एंड चौथा, और इसके साथ जाएगा क्या? फ्लेम, लपट अवरोधी, ठीक है। चलिए, वैसे इसके आंसर सभी के सभी सही हैं, ठीक है, कि दाग एवं सिलवट रोधी, लपट अवरोधक, जीवाणु रोधी, जल रोधी, ठीक है। ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि सभी के सभी सही हैं, बट हमें यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूंकि जाना है तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन फिलहाल कर लेते हैं बी, बाकी सही सारा है। जीवाणु रोधी भी होगा, ठीक है, जो जल रोधी होगा वो जीवाणु रोधी भी होगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी का ये कमाल है कि भाई यहाँ पर सारी चीजें आपको मिलेंगी देखने को, ठीक है बच्चे। चलो भाई अगला करेंगे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है रेसिपी एडजस्टमेंट के लिए एक तरीका है, बताएं। रेसिपी एडजस्टमेंट के लिए तरीका है क्या बच्चे? प्राइम तरीका, फैक्टर तरीका, या फिर प्रोसेस तरीका, या फिर PERT? बताओ मेरे बच्चे, रेसिपी एडजस्टमेंट का तरीका क्या है? PERT जिसे हम कहते हैं पर्ट, ठीक है ना, PERT जिसे हम कहते हैं पर्ट। अगला करेंगे 67, काठियावाड़ कढ़ाई में निम्नलिखित में से कौन सी विशेष किस्में पाई जाती हैं? बताइए, काठियावाड़ कढ़ाई में निम्नलिखित में से कौन सी किस्में पाई जाती हैं? यस आंसर करना है मेरे बच्चे। देखेंगे सबसे पहले तो मोतिया भारत, सिंधी तोरपा, अबला भारत, चलक टिक्का। तो चलक टिक्की सिर्फ नहीं पढ़ाया गया, बाकी ये सब पढ़ाया गया है। बोलेंगे मैम पहला दूसरा तीसरा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला करेंगे 68, नीडल बार में मशीन सुई फिट करते समय निम्नलिखित में से सुई के कौन से भाग आते हैं? बताओ बच्चा, कौन से भाग आते हैं? शैंक, ब्लेड, बट, स्कार्फ। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 68। आंसर करेंगे मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 68। आंसर करेंगे क्या क्या चीजें इस पर आती हैं? नीडल बार में मशीन सुई फिट करते समय कौन कौन से भाग आते हैं? क्या शैंक आता है, ब्लेड आता है, बट आता है, स्कार्फ आता है? तो भाई बट तो आता है, दैट इज श्योर, ठीक है ना, बट आता है, ये बिल्कुल श्योर है। बट अगर हम इसके साथ देखते हैं तीसरे के साथ, चलिए बताएं भाई, सारे बच्चे बताएं, तीसरा श्योर होगा यानी ये आपका नहीं होगा, पहला और दूसरा आपका नहीं होगा, ठीक है ना। यस बताएंगे भाई, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? हम ये भी नहीं कह सकते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें स्कार्फ भी नहीं होगा, ठीक है, स्कार्फ भी नहीं होगा। अब हमें क्या देखना है मेरे बच्चे? हम इस पर क्या करेंगे? हम इस पर करेंगे पहला और तीसरा, ठीक है। क्या करेंगे मेरे बच्चे? पहला एंड तीसरा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, शैंक एंड बट। यस अगला करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कैप की लंबाई का माप बाजू के फिट एवं हैंग के लिए महत्वपूर्ण है। कारण कह रहा है कैप की लंबाई जितनी ज्यादा होगी बाह को उठाना उतना ही कठिन, और कैप की लंबाई जितनी कम होगी बाह को उठाना उतना ही आरामदायक है। बताइए क्या ऐसा सही है? कैप की लंबाई का माप, यस आपको बताना है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 69, बहुत बढ़िया,
बात है। यस, बताएंगे। देखिए कह रहे कैंप की लंबाई की माप बाजू के फिट एवं हैंग के महत्वपूर्ण है। सही है, कैंप की लंबाई जितनी ज्यादा होगी बाह को उठाना उतना ही कठिन, और कैंप की लंबाई जितनी कम बाह को उठाना उतना ही आरामदायक है। तो बोलेंगे भाई ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही अभिव्यक्ति भी है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे मेरे बच्चे, चलिए आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से उपभोक्ता आंदोलन के कौन से उद्देश्य हैं? उत्पाद सुरक्षा, मूल्य में कमी, उत्पाद उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान, उपभोक्ता सूचना उपलब्ध करवाना, या फिर नियमों को बनाना। बताइए, फटाफट बताएंगे मेरे बच्चे, राइट आंसर क्या आ जाएगा? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया आंसर करेंगे। यस, हेलो हेलो, चलिए तो देखें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा उत्पाद हो रहा हो वो सुरक्षित हो, उस पर किसी भी प्रकार की रासायनिक भौतिक कोई भी मिलावट ना हो। ठीक है, उपभोक्ता की समस्या का समाधान करना चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए, एंड नियमों को बनाना चाहिए। ऐसा नहीं जब तक नियम नहीं बनेंगे तब तक कोई काबू में नहीं आएगा। ठीक है, तो बोलेंगे मैम पहला, तीसरा एंड बस जस्ट 1 मिनट, 1 सेकेंड रुकेंगे। उपभोक्ता सूचना उपलब्ध कराना, ठीक है ना, उपभोक्ता सूचना उपलब्ध करवाना। मेरे बच्चे हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैम पहला, तीसरा एंड चौथा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये उपभोक्ता का काम नहीं है कि नियमों को बनाना, नियमों का काम नियमों को बनाना सरकार का काम है पर्टिकुलर। ठीक है, तो बोलेंगे मैम पहला, तीसरा एंड चौथा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चे, चलो भाई मैम एप्लीकेशन पर